एक शो आता है, शायद दुनिया का सबसे घटिया शो है, सबसे घटिया और जो वेले लोग हैं वो शायद उनके लिए है। एक बंदा था, अरमान मलिक नाम था उसका, उसने एक लड़की से शादी करी, उसके बाद उसकी सेकंड वाइफ जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी लड़की की। गोलू को पागल बना रखा है, गोलू के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करवा रखा है, यहाँ पे सब चीज़ें रियल है सर। हार्दिक पांड्या अभी शादी हुई थी 3 साल पहले इंडियन क्रिकेट टीम में। उसने 3 बार शादी करी और 3 बार शादी करने के बाद उसकी शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। आपके पेरेंट्स जितना आपको अच्छे से जानते हैं, क्या वो आपकी पार्टनर को भी उतने अच्छे से जानते हैं? 83% कपल्स आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। व्हाट? तो शादी क्यों करते लोग? एक घर में रहते हुए भाई बहन एक जैसे नहीं होते। आप कह रहे हो मेरा पार्टनर एक जैसा नहीं है। कभी पास्ट की बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए एज अ मेल। ये मेरे अंदर भी होगा, अगर मेरे पार्टनर का पास्ट मुझे पता लगेगा, इट इज़ अ स्टूपिडिटी, बट वो मुझे हॉन्ट करेगा, मेरे ख्यालों में आएगा, दिमाग खराब होगा उस चीज़ की वजह से। ऐसे क्या 5 साइन हैं जिससे पता लगे कि हमारा डाइवोर्स हो सकता है? कुछ लड़कियां ऐसी होती है, मतलब जिनसे मुझे तकलीफ़ है, शायद दुनिया के हर लड़के को तकलीफ़ होगी, जिनका बेस्ट फ्रेंड होता है। क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जिनकी शादी पहली बारी होती है 50 to 50% डाइवोर्स हो जाता है। जो शादी दूसरी बारी करते हैं उनका 60% डाइवोर्स हो जाता है। जो शादी तीसरी बारी करते हैं उनका डाइवोर्स 73% हो जाता है। और जो आजकल के कपल्स हैं 83% एक दूसरे से खुश नहीं हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक मेल फीमेल को सही तरीके से नहीं समझता और एक फीमेल एक मेल को सही तरीके से नहीं समझती है, इसलिए डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ ले और उनको ये पता हो कि क्या करना है, रिलेशन को कैसे लेके जाना है, रिलेशन कैसे मैच्योर होता है, तो ये सारे रेट कम हो सकते हैं। शायद आपकी मैरिज भी सफ़र कर रही होगी या आपकी शादी होने वाली होगी। अगर ये सिनारियो आपके साथ ना हो, आप नहीं चाहते कि आपके साथ डाइवोर्स हो, ये पॉडकास्ट बहुत काम का आपके लिए। हमने एक मैरिज कोच को इनवाइट करा अपने पॉडकास्ट के ऊपर, जिन्होंने हज़ारों शादियां बचाई हैं, हज़ारों रिलेशनशिप बचाए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं, देन ये पॉडकास्ट आपके लिए है। ऑलराइट पीपल, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप काम करती है ये मेरे लिए बिल्कुल नई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और फैक्ट ये है कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। जैसे आप मैरिज कोच हो, ये कहाँ से आइडिया है आपके दिमाग में? आपने कैसे स्टार्ट करा? क्या चीज़ है? क्या करते क्या आप? आई एम अ मैरिज कोच फॉर वीमेन। मैं स्पेशली वीमेन को कोच करती हूँ कि वो अपनी मैरिज पे किस तरीके से वर्क कर सकती हैं। बेस्ट पार्ट, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना होता, इन्वॉल्व करना ही नहीं होता, 0% इन्वॉल्वमेंट। एंड सेकंड पार्ट, अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं खोना है। लाइक आपने देखा है कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप चल जाए, फीमेल्स बेगिंग करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, सब चीज़ें वो करती, कॉम्प्रोमाइज़ तक करती हैं। बट नहीं, आपको मैं बोलती हूँ हमारी कम्युनिटी में क्वीन माइंडसेट, आपको उस क्वीन माइंडसेट में रहकर अपनी रिलेशनशिप पे, अपनी मैरिज पे वर्क करना है, और मैं वो करवाती हूँ। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, हमें सब चीज़ों के लिए गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन मैरिज कैसे चलानी है इसकी गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि ये माता पिता से तो हमने सीखा नहीं है, या पर्सनली कोई आके एडवाइस देता नहीं है इसके बारे में। अब मुझे एक चीज़ जाननी है, आपने मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस वाला एग्जाम्पल दिया था बाहर, वो बहुत सटीक एग्जाम्पल था, एक बार आप वो बताना चाहेंगे? ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगी, दैट इज़ आपने बोला हमें कोई एडवाइस नहीं देता, गाइडेंस नहीं देता, सब देते हैं, बट वो वर्क नहीं करता। क्योंकि जैसे ही मैरिज ख़राब होती है हम क्या करते हैं, एडवाइस ही तो लेते हैं सबसे पहले। कॉल लगाते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कि ऐसा हो गया, मैरिज में ऐसा चल रहा है, मुझे एक बार बताओ मुझे क्या करना है। बट वो वर्क नहीं करता, और वो क्यों नहीं करता, आई विल टेल यू। एंड सेकेंड, आपने बताया एक लाइसेंस। तो अगर मैं लाइसेंस की बात करूँ, एक बच्चा जब वो 18 साल का होता है, और अगर उसको कार चलानी है या बाइक चलानी है, उसे लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के ना गवर्नमेंट परमिशन देती है, ना पेरेंट्स। बट अगर आप एक मैरिज में एंटर करने जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस में स्किल नहीं होती। लाइसेंस तो आपको मिल गया दैट यू आर मैरिड, बट आपके पास वो स्किल है
क्या सिर्फ एक लाइसेंस होने से आप कार चला लोगे अगर स्किल नहीं है तो? नहीं। तो वो स्किल सेट की, वो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है हमारी सोसाइटी में, और मैं इसी पे वर्क करती हूँ। अमेजिंग। एक चीज़ जानिए, मैरिज कोच मतलब शादी के बाद की सिचुएशन को हैंडल करना और डाइवोर्स की नौबत तक ना पहुंचना, है ना? यही चीज़ है ना पर्टिकुलरली जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती हैं और कैसे आती है? क्या प्रॉब्लम होती है शादी के बाद? मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं फ्यूचर के लिए सेफ हो जाऊँ। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। पहली आपने बोली कि शादी से पहले डेथ, लोग शादी के बाद वर्क करना चाहते हैं, शादी से पहले नहीं। वैक्सीन कोई नहीं लगवाना चाहता, इलाज हम करवा लेंगे, बट अगर वैक्सीन लग जाए तो शायद वो दिक्कत ही नहीं आएगी। एजुकेशन इज़ मिसिंग, मैंने बोला आपको। अब आप कह रहे हो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में लोग खुद अवेयर नहीं हैं। उन्हें क्या लगता है, पेरेंट्स प्रॉब्लम है, इन लॉज प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। कई बार लगता है कि उनके फ्रेंड्स प्रॉब्लम है, उनकी कोई हैबिट, कोई हॉबी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम है ही नहीं। दीज आर द सिम्टम्स जो आपको दिख रहा है, शायद इस वजह से मेरा पार्टनर दूर हो रहा है, शायद इस वजह से, बट मेन प्रॉब्लम पता क्या है, आपका कनेक्शन जो है वो या तो मिसिंग है या फिर वो था एक टाइम पे, अब वो ब्रेक हो रहा है। तो कनेक्शन पे काम करने की बजाय हम कहाँ काम करते हैं? कनेक्शन, इन लॉज को दूर कर दो, इन लॉज ऐसा कर रहे हैं, इनकी हैबिट ख़राब है, ये घर देर से आते हैं, ये मोबाइल देखते हैं, ये मुझे टाइम नहीं देते हैं। बट व्हाट इज़ मिसिंग? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? क्यों ऐसा हो रहा है? इवन आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा हैं। बट मैं अब इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यस ये सब चीज़ें सही हैं, बट कोर पे जाओ, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? क्यों डिवोर्स बढ़ रहे हैं? क्यों साइलेंट मैरिज हो रही हैं, जिसे मैं इनविजिबल डिवोर्स बोलती हूँ, और क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं? इवन इट वॉज अ गुड स्टार्ट, आपने अपनी मैरिज में इन्वेस्ट किया था, टाइम भी, मनी भी, एनर्जी भी, तो क्यों हो रहा है ऐसा? एक समय के बाद ऐसा होता है जब कनेक्शन टूटता है, और रादर देन आप इधर उधर भटकने की बजाय आप इस कनेक्शन बिल्डिंग पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक बारी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी हुई है ना, कुछ फेजेस होते होंगे, स्टेज 1 में ये होता है, स्टेज 2 में ये होता है, स्टेज 3 में ये होता है, या 40-50 साल के हो गए या 60 साल के हो गए, तो ये चीज़ें होती है। मुझे उस स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानना है कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं शादी के बाद। तो अभी आप ये समझो कि रिलेशनशिप में या मैरिज में जो भी हो रहा है ना, ये लॉ पे, रिलेशनशिप साइंस पे बेस है। मैं आप जो भी बात करूँगी मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करूँगी कि मैंने सीखा है या मुझे पता है या मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, नहीं। प्रोवन साइंस है, प्रोवन लॉज हैं। 20 to 30 ईयर्स तक रिसर्च हुई है कि क्यों एक मैरिज एक टाइम के बाद टूट जाती है। अब वो टूटना डजंट मीन डिवोर्स, वो डिवोर्स भी हो सकता है, वो साइलेंट मैरिज भी हो सकती है, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर बात करें स्टेजेस की, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप साइंस हर मैरिज में 3 स्टेज आएंगी। आपकी लव मैरिज है, अरेंज है, लव कम अरेंज है, पहली शादी है, दूसरी है, तीसरी है, मैट्रिमनी साइड से हुई है, चाइल्डहुड फ्रेंड से हुई है, आपके रिलेशन में हुई है, ये स्टेज आएंगे। बट एक शर्त इसमें ये होती है, आपकी शादी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, किसी एक की भी शादी। तो जो पहली स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड रोमांस स्टेज। लाइक आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ना, 3 इडियट में बोला कि कभी ऐसा महसूस हुआ हवाएं चलती हैं, हेलमेट उतारती हूँ। तो ये स्टेज क्या होती है, जब 2 अपोजिट सेक्स करीब आते हैं, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हम ना चाहते हुए, मतलब भी हम नहीं चाहते कि ये किसी भी तरीके से ये पार्टनर जो हमसे जुड़ने वाला है ये हमसे दूर हो जाए, ठीक है। इट इज़ लाइक एडिक्शन। लाइक आपने देखा होगा जब कोई शराब पीता है, ड्रिंक करता है, तो अल्कोहल का एक नशा होता है, तो इन केमिकल्स का भी एक नशा होता है, पर केमिकल्स का नशा भी शराब के नशे की तरह एक टाइम के बाद डाउन होता है, ठीक है। अब अगर हम इस स्टेज की बात करें,
ये स्टेज ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। क्योंकि क्यों आती है? दो ऑपोजिट सेक्स के करीब आने से, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होने से, राइट। और किस वजह से आती है ये कि आप ये समझो कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, हमें उसे पाने की लालसा होती है। तो जब तक ये रिश्ता नहीं बना तो ये रिलेशन हमें चाहिए, ये इंसान हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को हम छुपाते हैं, एक्चुअल सेल्फ को, और हमारी फेक सेल्फ होती है सामने वाले को हम प्लीज़ करते हैं, उसकी हर बात मानेंगे, हर वो चीज़ करेंगे कि सामने वाला खुश रहे, आई एम गुड, और मुझे छोड़ के नहीं जाए। तो ये होती है रोमांस स्टेज, हनीमून स्टेज भी कहते हैं उसको। इसमें कोर्टशिप का टाइम भी आता है, आपका डेटिंग टाइम भी आ जाता है। कितना लंबा टाइम होता है? किसी किसी कपल का ये जो टाइम है पीरियड, ये स्टेज चलती है 10 डेज, 12 डेज, 1 मंथ, और किसी की मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो तो 2.5 से 3 साल में ये ओवर हो जाती है। उसके बाद वो एक्साइटमेंट, लव नहीं बचता? नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा चले? हमेशा नहीं चलता, क्योंकि आप देखो टाइम के साथ प्रायोरिटी बदलती है। अभी मैंने क्या बताया, ये एक्चुअल सेल्फ नहीं है आपकी, फेक सेल्फ है। कभी तो एक्चुअल सेल्फ में आओगे ना आप, कभी तो वो चीज़ें करोगे जो आप करते थे। तो यहाँ पे जैसे ही सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल। पावर व्हाट? पावर स्ट्रगल, अच्छा, या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टेज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ठीक है। अब इस स्टेज में एक पार्टनर को लगता है सामने वाला पार्टनर अब वो नहीं है जो पहले था, अब ये वो टाइम स्पेंड नहीं करता, अब उस तरीके से बात नहीं करता, मुझे वो प्रायोरिटी नहीं देता। अनलव्ड फील होता है इस इंसान को, क्योंकि केमिकल्स जा चुके हैं, ठीक है, एक्चुअल सेल्फ में आ चुके हो। और सामने जितना इंसान ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये पार्टनर मुझे प्यार करे, वापस आ जाए, इस पार्टनर को भी क्या लगता है, ये इस इंसान के लिए ये वो है ही नहीं जो इतना प्यार दिखाती थी या दिखाता था। अब ये लड़ती है, झगड़ती है, कंट्रोल करती है, तो ये वो इंसान नहीं है। अब ये एक दूसरे के सामने अनजान है, क्योंकि ये साइड तो इन्होंने एक दूसरे की देखी नहीं ना। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। स्टेज 2 फाइट, ब्लेम गेम, आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा एग्जांपल दोगे आप इसमें? क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाइयों में किस बात पे लड़ाई हो सकती है? क्या किसी भी बात पे, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। अब हस्बैंड बोलेंगे टाइम दे तो ना हूँ, टाइम और कितना दूँ? नहीं, पहले तो आप इस तरीके से करते थे, घूमने जाते थे, हाँ तो ठीक है चलेंगे ना, पर आप पहले जैसे नहीं ना, आप खुद से नहीं बोलते हो, आप अब प्यार नहीं करते हो, आप खुद से मुझे लेके नहीं जाते हो, आप मुझे टाइम स्पेंड करते ही नहीं हो, आप मेरे साथ आके नहीं बैठते हो। तो यहाँ कंप्लेंट्स होती हैं सबसे पहले। और जैसे ही आप कंप्लेन करोगे, आप समझो धैर्य, एक इंसान कंप्लेन करता है, दैट मीन्स अटैक, सामने वाला डिफेंस करके काउंटर अटैक करता है। इस इंसान का बिहेवियर इस तरीके का होता है कि सामने वाला इंसान इसकी फीलिंग समझ ही नहीं पाता, क्योंकि अटैक है ना, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसे अनलव्ड फील हो रहा है। अब इसको क्या लग रहा है, ब्लेम गेम है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मेरे पे हावी होने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपनी बात को रखता है, और ये अपनी बात को इस तरीके से रखता है बिकॉज इस इंसान ने इसे हर्ट किया है, तो एक हर्ट इंसान हर्ट ही करेगा। व्हेन आई एम हर्ट आई विल हर्ट यू, दैट्स ऑल। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम बात करें ये स्टेज ख़त्म कब होती है, ये नेवर एंडिंग है। वाह। इसीलिए आपने देखा होगा, जो पिछली अगर हम बात करें पीढ़ी की, लाइक हमारे दादा दादी, नाना नानी, या समटाइम मम्मी पापा भी सेकंड स्टेज में फंसे हुए थे। अच्छा, इससे पहले मैं बताती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट स्टेज अगर हम इस पर वर्क नहीं करते, ये एंड कहाँ पर होती है? 3 जगह। पहली डिवोर्स, दूसरी इनविजिबल डिवोर्स, एंड थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, एक टर्म मुझे समझ नहीं आया, इनविजिबल डिवोर्स। साइलेंट मैरिज। ओके, गॉट इट। डिवोर्स नहीं हुआ, बट आप डिवोर्सी की तरह रहते हो घर में। आप लोगों में कोई इमोशनल, फिजिकल इंटीमेसी आई नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में इतना ज़्यादा अनलव्ड फील हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब समझो सेपरेशन भी 2 होते हैं, फिजिकल, इमोशनल। तो यहाँ पे इमोशनल सेपरेशन भी होता है, फिजिकल सेपरेशन भी हो जाता है। और कोई वीक पार्टनर जो इमोशनली वीक है, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चला जाता है। अब इसके कई रीजंस है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। बट हाँ, ये समझना होगा कि अगर आप वर्क नहीं करोगे यहाँ पर इस स्टेज पे, तो ये 3 जगह ओवर हो जाएगी आपकी मैरिज। और वो क्या चीज़ है जिन पे काम करना है?
आपको जिस पे काम करना होता है दैट इज़, आपको ये समझना होगा मेरा पार्टनर डिफरेंट है मुझसे, सेम नहीं है। ओके। आपकी क्या नीड्स हैं, आपके पार्टनर की क्या नीड्स हैं, उसे कैसे आपको फुलफिल करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेशन का, पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है व्हेन वी आर हर्ट। आप समझो यहाँ ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब पैनिक होते हो ना, तब आप एक कॉन्शियस माइंडसेट से डिसीजन ले नहीं पाते। कोई घबराया हुआ बच्चा क्या एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकता है? नहीं। तो यहाँ पे अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैरिज ख़राब हो रही है किस चीज़ की घबराहट होती है? लोनलीनेस की। सबसे ज़्यादा हमारा इमोशन इन्वेस्ट होता है इसके अंदर, और जब हमें लगता है ये इंसान जिसके बिना हम कुछ है ही नहीं, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं है ये छूट जाएगा, तब यहाँ पे फियर आ जाता है। और इसीलिए लड़ना, झगड़ना, नेगिंग करना, बेगिंग करना, प्लीजिंग करना, वो इसी वजह से होता है। कहीं ना कहीं एक फियर होता है, ये रिश्ता टूट गया तो अगर एक पार्टनर ये समझे कि अगर ये इंसान कंप्लेन कर रहा है मुझसे, इसके पीछे फियर क्या है, ये चाहता क्या है, तो कितना आसान हो जाएगा। पर हम वो नहीं कर पाते क्योंकि इस चीज़ की हमें एजुकेशन मिली नहीं, हमें समझाया नहीं गया। एंड नॉट ओनली दिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। आपको यहाँ पे बिहेवियर भी समझना होता है। मैन का अलग होता है, वुमेन का अलग होता है। एक बारी ये बिहेवियर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो चीज़ें सुनी है कि ये सुने कि फीमेल को कोई समझ ही नहीं सकता, है ना, ये डायलॉग बहुत फेमस होता है। लेकिन ये डायलॉग भी आपने मेल से सुना होगा ना, फीमेल को कोई समझ नहीं सकता। करेक्ट। हाँ, पहली चीज़ समझ ही नहीं सकता क्योंकि समझने की हम कोशिश करते ही नहीं है। दूसरी चीज़, समझ इसलिए नहीं सकता क्योंकि फीमेल्स को समझाना ही नहीं आता। ओके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं, पर वो जिस तरीके से करती हैं, जिन्हें मैं स्पेशली बोलती हूँ मैरिज किलर मेथड। ओके। वो मेथड तो यूज़ करती हैं, पर मैंने उन्हें नाम दिया है MKM, मैरिज किलर मेथड। अच्छे के लिए करती हैं, मैरिज बच जाए इसलिए करती हैं, बट कहीं ना कहीं मैरिज किल हो जाती है डायरेक्ट। पहला मेथड अगर मैं बताऊँ, जैसे ही मैरिज ख़राब होती है वो क्या करेंगी? एडवाइस लेंगे फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से। ठीक है। तो क्वेश्चन करो मुझसे कि क्यों है ये किलर मेथड? पेरेंट्स तो भला ही चाहते हैं, आता है ना दिमाग में, पेरेंट्स तो भला ही चाहते हैं विपुल, फ्रेंड्स तो भला ही चाहते हैं। मैंने नहीं बोला वो बुरे इंसान है, मैं नहीं कह रही हूँ भलाई चाहते हैं, बट वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सिक्के का एक पहलू देख पाते हैं, दूसरा नहीं। आपके पेरेंट्स जितना आपको अच्छे से जानते हैं, क्या वो आपकी पार्टनर को भी उतने अच्छे से जानते हैं? नहीं। आपके पेरेंट्स जब आपको पेन में देखते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे या कहेंगे बेटा पेन में ही रहो? सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और सॉल्यूशन उन्हें क्या लिखता है? जो भी उस समय लगता है वो सॉल्यूशन देते हैं। तीसरा रीज़न, वो हेल्प क्यों नहीं कर पाते? मैंने अभी बताया था कि 10 में से, शायद नहीं बताया, अब बता रही हूँ, 10 में से 7 कपल कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में अपनी मैरिज को एंड कर देते हैं। 10 में से 7 कपल। 10 में से 7 कपल? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और एंड करने का मतलब वही 3 चीज़ें, डिवोर्स, इनविजिबल डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आपको कैसे पता कि जिससे आप सलाह ले रहे हो वो साइलेंट मैरिज में है या वो एक हैप्पी कपल है? आपको नहीं पता। नहीं विपुल, मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। आपकी कौन सी लड़ाई झगड़े वाली फ़ोटो है? हम अपना बेस्ट फेस ही दिखाते हैं सोसाइटी में। लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी चीज़ है जो हम छुपा के रखते हैं। लाइक मेरे पास क्लाइंट भी आती हैं, तो वो क्लाइंट क्या बोलती हैं मुझसे? विपुल, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? नोबडी वांट टू शो कि मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि जिससे मैं सलाह ले रहा हूँ वो हैप्पी कपल है या अनहैप्पी कपल है? मुखौटा तो नहीं पहना है, चलो मान लेते हैं हैप्पी कपल है, मान लिया। तो क्या आपकी मैरिज की नीड, उनकी मैरिज की नीड सेम है? नहीं। आप और वो सेम पर्सनैलिटी हो, आपके हस्बैंड और उनके हस्बैंड सेम पर्सनैलिटी है? नहीं। तो दिस इज़ लाइक कि आप सर्कल में ट्रायंगल फिट कर रहे हो।
इसीलिए लास्ट में आपने देखा होगा मीटिंग्स होती हैं, घंटों घंटों मीटिंग्स होती हैं और एक ही हल निकल के आता है, बेटा थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, बेटा थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। लेकिन अब जिसकी चीज़ के लिए क्रेविंग थी, लव के लिए, वो तो पूरी नहीं हुई ना। इसलिए पहला मेथड काम नहीं करता, कहीं ना कहीं मैरिज स्किल होती है। अच्छा, यहाँ से भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं फीमेल्स की, क्योंकि मैं फीमेल्स को कोच करूँगी तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। 2 कैटेगरी बन जाएंगी आपकी। पहली कैटेगरी बनेगी जो भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगी। शादी ऐसी होती है, ठीक है, हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पेरेंट्स ने लड़का अच्छा नहीं देखा, अब मुझे सिर्फ बच्चों को ही बड़ा करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, जो फीमेल्स इस कैटेगरी में आती हैं उनके बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि उनका सारा इन्वेस्टमेंट अब किस में हो गया, बच्चों में। अब जब बच्चे शादी कर लेते हैं फिर वह इनसिक्योरिटी आ जाती है, अब मैं अकेली, तो कहीं ना कहीं इनका होल्ड उनकी मैरिज पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो सफ़र करते हैं। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और अगर वो ये रिलेट कर पा रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है मेरी मैरिज में, तो वो एक बार चेक करें, आर दे हैप्पी कपल, मे बी दे आर नॉट। और अगर वो लग रहे हैं हैप्पी कपल, तो ऐसा तो नहीं है साइलेंट मैरिज में वो कुछ शो नहीं कर रहे। कोई तीसरा जब भी आएगा जब आप उसको आने दोगे, बिल्कुल, क्योंकि आपकी बातें एक कपल के बीच में रहनी चाहिए, और अगर वो कहीं जा रही हैं तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे सब निकल के आएंगे। तभी तो ये मैरिज किलर मेथड है। अब ये समझो, आपकी पतंग की डोर आपके हाथ में है ही नहीं, धैर्य, अब वो कोई और उड़ा रहा है। उड़ी तो उड़ी, कटी तो कटी, क्योंकि अब यहाँ होंगी मीटिंग्स में होते हैं फैसले जो आपको ना चाहते हुए भी मानने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आती है, पेरेंट्स मीटिंग या फिर काउंसलर। देखो, मैं काउंसलिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं काउंसलिंग अब नहीं लेती हूँ कपल्स की। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि काउंसलिंग समटाइम वर्क नहीं करती, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं होते वो लोग। तो अगर पेरेंट्स से भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो, एट दैट टाइम हस्बैंड को गलत मैसेज चला जाता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी नीड ही नहीं है, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, जो सामने नहीं आती, और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेता है कि नहीं ठीक है, घर नहीं टूटना चाहिए, बट वो जो कनेक्शन है ना, वो टूट जाता है। शायद पेरेंट्स मीटिंग के बाद मुझे कई क्वींस ने हमारी कम्युनिटी में बताया है, रिश्ता और बिगड़ गया है। हस्बैंड तो अब बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हो गया मैरिज किलर मेथड नंबर 1, ठीक है। 2 कैटेगरी बन गई थी, पहली कैटेगरी आपके सामने। दूसरी कैटेगरी होती है जो हार नहीं मानती, भैया मेरा पति है कैसे छोड़ दूँ। अब वो बनाती है नेवर एंडिंग लूप, इन्फिनिटी, एंडलेस, चल रहा है। अब वो क्या करती हैं, हस्बैंड को एडवाइस देंगी, सजेशन देंगी, प्लीजिंग, प्लीडिंग, बेगिंग, हर चीज़ वो करके देखेंगी, पर ये वर्क नहीं करता। यहाँ तक कि वो उन्हें कंट्रोल करती हैं, उन्हें एडवाइस देती हैं, यहाँ पर वो सम टाइम घर चली जाती हैं और वहाँ पर बुलाकर फिर वो मीटिंग भी करवाती हैं। पर अल्टीमेटली धैर्य समझो, गोल क्या है, गोल इज़ कनेक्शन तो यहाँ भी बिल्ड नहीं हो रहा, लव यहाँ भी नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पर मैरिज और सफ़र कर जाती है। क्यों? आप जितना हस्बैंड को एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, और वो क्या फील करता है, यहाँ पे आ जाती है मैस्कुलाइन एनर्जी। पूरी दुनिया मुझसे एडवाइस मांगती है, मेरी वाइफ ही मुझे नहीं समझती। बेगिंग करोगे, रोगे। अब आप एक बात बताओ, हर कोई चाहता है मेरा पार्टनर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इंसान हो। बेगिंग, रोना धोना शायद हस्बैंड को पसंद नहीं आता। दूसरा, वो कब पसंद नहीं आता, जब जिम्मेवार वो हो। आप कभी देखना या नोटिस करना, वाइफ रो रही है और उसका जिम्मेदार वो हस्बैंड है ना, वो वहाँ से भागेगा, क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर पाता, उसे पता नहीं ऐसे कैसे फेस करना है। वो सोचता है टाइम दे देता हूँ, शांत हो जाएगी। क्योंकि आप एक मेल हो, आपको भी पता है अगर आप परेशानी में जाते हो, यू नीड टाइम, कि थोड़ा अकेला बैठ जाता हूँ, इस समस्या से बाहर आता हूँ, फिर वापस आऊँगा, कम बैक। पर फीमेल्स ऐसी नहीं होती, दे वांट कि हमें कोई समझे, कोई हमें एहसास दिलाए, आई एम विद यू। पर हस्बैंड वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे टाइम पे स्पेस चाहिए होता है, वाइफ को स्पेस नहीं चाहिए होता।
तो अब वो जैसे ही उसे छोड़ के जाता है भले के लिए, वाइफ क्या सोचती है, फिर हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करता, इस समय मुझे इनके सपोर्ट की नीड थी, काश आ जाता। सॉरी टू कट यू, बट अगर उस टाइम पे वो रो रही है, फिर वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तो उस टाइम पे तो मेल छोड़ के ही जाना चाहेगा। तो 2 मिनट बाद वापस आओ, 10 मिनट बाद वापस आओ, हस्बैंड बात ही नहीं करेगा इस टॉपिक पे। अब उसे लगेगा हाँ शांत मामला, पर वो शांत नहीं है। इट इज़ लाइक कांच के गिलास में रेत है, अब वो बैठ गई है, नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा ना वो फिर हिल के ऊपर आने वाली है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालता हूँ। हम्म, यहाँ मेल है, इतना आपकी बातों से समझ आ गया मुझे कि एक वुमन के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और उनको कंसोल करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। मेल के अंदर थोड़ा सा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम होता है, अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे बोलने की, तूने ऐसे कैसे कर दिया, ये चीज़ ज़्यादा होती है। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट करता है, इमोशंस प्लस ईगो, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। इमोशंस आपके आ रहे हैं, ठीक है, यू आर डाउन, यू वांट लव। अब यहाँ कम्युनिकेशन आ गया ना, रह रहे इनकी ईगो है, अब आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, ईगो हर्ट होगी तो कैसे वो इंसान पास आएगा। व्हेन आई एम सेइंग यू, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने मुझे दुखी रखा हुआ है, यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड, जाओ उससे सीख के आओ, या मेरे चाचा को देखो, भाई को देखो, ईगो हर्ट होगी और वो चला जाएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन काम आता है। फर्स्ट समझो, व्हाट डू आई वांट, आई वांट लव, कनेक्शन, एम्पैथी, सपोर्ट, कि इस सब मेरा हस्बैंड आए मुझे पूछे। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो गया है कि जहाँ आप बहुत चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और हस्बैंड चला जाता है, तो एट दैट टाइम अगर हस्बैंड वापस आता है और उसे नहीं समझ है एंड आप काम डाउन हो, आपको काम होना पड़ेगा, एट दैट टाइम आप उन्हें बता सकते हो एक्चुअली आई वॉन्ट कि ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाया करो, आप बैठ जाया करो, बस मुझे सुन लिया करो। अगर धैर्य आपको ये क्लियर पता लग जाए, आप करोगे या नहीं? हाँ मैं करूँगा। लेकिन हस्बैंड क्यों नहीं करते? ईगो, लाइक आपने अभी बताया भी था, ईगो नहीं, हर्ट। हाँ, उन्हें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है, पता ही नहीं होता, करेक्ट। उन्हें पता नहीं है। आप क्लियर बताते क्यों नहीं हो? आपको ये समझना होगा कि कोई भी एज्यूम नहीं कर सकता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई ऐसी मशीन नहीं है। तो कम्युनिकेट करने का भी तरीका होता है। अब यहाँ पे कई फीमेल्स होंगी जो अभी सोच रही होंगी हम ही क्यों, है ना, बट हाँ, किसी एक को तो कमांड लेनी होगी ना अपनी शादी की। ना आप लेने को तैयार हो, ना हस्बैंड लेने को तैयार है, शादी सही कैसे होगी? मैं ये नहीं कहती हस्बैंड वर्क नहीं कर सकते, बट मैं फीमेल्स को कोच करती हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ कि फीमेल्स क्या कर सकती हैं। उनके अंदर जो पावर है ना, वो पावर है ही नहीं कहीं। पहली पावर तो वुमेन पावर है ही, दूसरी पावर उनकी मदर पावर है ही, जो उनको सपोर्ट करती है लाइफ में बहुत आगे तक। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी की बात करूँगी, दैट इज़ फेमिनाइन एनर्जी। जितना वर्किंग होते जा रहे हैं हम लोग, उतनी हमारी फेमिनाइन एनर्जी लो होती जा रही है एंड मस्कुलाइन हाई होती जा रही है। एंड मस्कुलाइन एनर्जी ये रिपेल करती है, क्योंकि बैलेंस पोलैरिटी से होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे कि ये जो मस्कुलिन और क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ज़माने में अगर देखें कि रिलेशन ज़्यादा चल रहा है कि फीमेल वर्क नहीं करती थी, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। अब फीमेल वो काम भी कर रही है जो मेल कर रहे हैं, और मेल का देखा जाए तो फेमिनिन साइड बढ़ता जा रहा है, जो पहले मस्कुलिन था, और फीमेल के साथ ऑपोजिट में देख रहा हूँ जो हो रहा है, जो मैंने एनालाइज किया। तो ये इम्बैलेंस हो गया ना, कहाँ चलेगी रिलेशनशिप, आप समझो। अब इट डजंट मीन कि वो काम नहीं करेंगे, आई विल टेल यू, मुझे याद दिलाना आगे, बट अभी हम मेथड को कंप्लीट करते हैं। सेकंड मेथड ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ रॉन्ग मैसेज जाता ही जाता है। आप कंपेयर करोगे तो देखो किस हस्बैंड को पसंद होगा मुझे कंपेयर करे। आप काउंसलिंग कराओगे पेरेंट्स के यहाँ बुला के, अब एक सबसे ज़्यादा जो प्यारी होती है, इज्जत होती है आदमी को, मेरी रिस्पेक्ट चली गई, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, मैं एक अच्छा जवाई नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, या जो भी चीज़ें उनको लगती है, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, फादर नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ ही मुझे नहीं समझती। और यहाँ से अगर हस्बैंड वाइफ साथ भी रहने लगते हैं, यहाँ से साइलेंट मैरिज शुरू हो जाती है, ठीक है। बट अगर ये वर्क नहीं करता, क्योंकि वर्क करता ही नहीं है, आपने देखा होगा 3 महीने लड़की गई,
मनाने पर, फिर 3 महीने बाद वापस आ गई। अब यहाँ पे आता है थर्ड मेथड, दैट इज़ फाइनल। इसके बाद कुछ नहीं बचता। यहाँ डिसीज़न होता है मैं खुद अकेली रह लूँगी, डिवोर्स ले लेती हूँ, अपने फाइनेंस खुद संभाल लूँगी। यहाँ पे मैरिज एंड हो जाती है। यहाँ पे भी दिमाग में क्या आता है इंसान के, कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद दूसरी शादी कर लेंगे। कई बार सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, या खुद भी लोनलीनेस फील होता है। ये भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप साइंस फर्स्ट मैरिज अगर मेरी ख़राब है तो मेरी मैरिज में डिवोर्स होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 50% है, 50 to 52, ठीक है, 50 से 52। बट अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, रहना ही नहीं है इस मैरिज में, और मैं मैरिज एंड करके, डिवोर्स करके दूसरी मैरिज में जाती हूँ, यहाँ मेरे डिवोर्स के चांस बढ़ के 67% हो जाते हैं। वाओ, 60? हाँ, आप गूगल करना, आपको पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे, ठीक है। एंड तीसरी, अगर मैं तीसरी मैरिज में जाती हूँ कि नहीं मुझे दूसरा पार्टनर भी सही नहीं मिला, तो वहाँ पे डिवोर्स के चांस 73% हो जाते हैं। 70%? 73%। हाँ। तो मतलब ये तो श्योर है कि चलनी नहीं है फिर। हाँ, क्योंकि लॉ है ना, मैंने बताया ना, लॉ के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज आनी ही आनी है, कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, और जो उस पर वर्क करता है वही मैच्योर लव तक पहुंच पाता है। गॉट इट। तो मतलब पहला जो रोमांस वाला पार्ट है जिसने वो क्रॉस कर लिया, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट वाला आता है, और कॉन्फ्लिक्ट वाला जिसने सॉल्व नहीं करा तो वो हमेशा उस लूप में फंस जाता है। 3 जगह लैंड करेगा, लूप में हमेशा नहीं रहेगा। डिवोर्स, इनविजिबल डिवोर्स, इसे आप लूप कह सकते हो। गॉट इट। ठीक है। एंड तीसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दैट इज वेरी कॉमन टुडे। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये चीज आती है, विपुल ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन आई एम टेलिंग यू, एजुकेशन इज मिसिंग। मुझे मिली थी क्या? नो, हमने सफ़र नहीं किया, बहुत सफ़र किया। एक, अगर आप चाहते हो ना एक मेरी मैरिज ऐसी हो कि मेरे पार्टनर मुझे समझ पाए, उसके लिए मेहनत लगती है, आपको वहाँ तक जाना होता है, अपने आप से नहीं होता धैर्य। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। जो सभी कर रहे हैं वही आप कर रहे हो तो वही रिजल्ट आएगा जो सबको आ रहा है। नो वन इज़ हैप्पी, नॉट नो वन बट मोस्ट ऑफ द पर्सन। अगर मैं बात करूँ रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी लास्ट टाइम रिसर्च किया था, 83% कपल्स आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। व्हाट? तो शादी क्यों करते लोग? ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शादी क्यों करते हैं लोग। अब अगर आप शादी करोगे या XYZ कोई भी शादी करेगा, कॉमन क्या चीज़ें देख के शादी करते हो? उसके नेचर हो गया, शक्ल हो गई, फिजिकल अपीयरेंस हो गई, ये सारी चीज़ें। लड़कियां क्या देखेंगी? सिक्योरिटी वाला पार्ट, ब्रेन में उनका सिक्योरिटी वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, वो सिक्योरिटी देखती हैं। फाइनेंस कैसा है, मकान है, कारोबार अच्छा है, और वो चीज़ देखेंगी, मैं सिक्योर हूँ इनके साथ। और आपने जो बताया, लड़के देख लेते हैं। और लड़कों को ये चीज़ पसंद नहीं होती है। लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचती हैं, पर लड़कों को लगता है अरे शी इज़ अ गोल्ड डिगर, अगर ये सब सोच के आ रही है मेरे पास, मुझे प्यार नहीं। यही तो समझना होता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या मैं आपके जैसी दिखती हूँ फिजिकली, नहीं तो क्या मेरी नीड सेम होने वाली है आपके जैसी? क्या वो इमोशनल है, क्या फिजिकल है? क्या मेरा ब्रेन उसी तरीके से काम करने वाला है? तो क्या कमी है? रादर देन ब्लेम करने के या बातें बनाने के, आप ये समझने की कोशिश करो, व्हाट डज अ मैन वांट, व्हाट डज अ वुमेन वांट। गॉट इट। उनका ब्रेन कैसे वर्क करता है, उनकी नीड क्या है, उन्हें कैसे फुलफिल किया जाता है, और अगर हमारी नीड वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ टू कम्युनिकेट। ये बहुत बड़ा गैप है। आपने नीड के ऊपर बात करी है ना, और मैं मानता हूँ सारी चीज़ें दुनिया में नीड के ऊपर चलती है, कि किसी ना किसी की नीड होती है जब भी वो रिलेशन भी बनता है। अब लोग बोलते हैं कि प्यार वो होता है जो सेल्फलेस होता है, ये सारी चीज़ें होती है, बट मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं, शादियाँ करते हैं, उनकी नीड्स होती है, उस नीड्स की वजह से वो शादी करते हैं। जैसे मेल की फिजिकल रिलेशन हो गया, इमोशनल, मेंटली, जो भी सारी चीज़ होगी, सेम विद द वुमेन, है ना। अब मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए, एक फीमेल की मेल से क्या नीड होती है और एक मेल की फीमेल से
क्या नीड होती है, सबकी अलग अलग होती है, बट एक जो कॉमन फैक्टर जो सभी के लिए होता है वो क्या होता है, जिससे एक ह्यूमन या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को समझ सके ये इसकी बेसिक नीड है, ये मुझे पूरी करनी है। देखो समझो, दोनों की एक ही बेसिक नीड होती है, दैट इज़ कनेक्शन। मुझे समझा जाए, मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट किया जाए। मेन तो ये होता है एक्सेप्टेंस। जब हम कोशिश करते हैं उस पार्टनर को अपने जैसा बनाने की, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। नीड डिफरेंट होती हैं। फीमेल की नीड इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि इमोशनल कनेक्शन हो, क्वालिटी टाइम हो, हम घूमें, कडल हो, मेरा हस्बैंड मुझे प्रायोरिटी पे रखे। हस्बैंड की नीड होती है मुझे स्पेस दे, टाइम दे, मैं हूँ तो यहाँ पर। बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। लाइक आपने देखा है ना, आप खुद में लो, लॉजिकल सोचते हो। वो इमोशन, उनको इमोशन ड्राइव करता है, इन्हें लॉजिक ड्राइव करता है। दोनों की नीड भले ही डिफरेंट हो, बट गोल एक ही होता है कि क्या मुझे समझा जा रहा है, क्या मेरी इस रिलेशनशिप में ज़रूरत है, क्या मैं एक दूसरे की हम एक दूसरे की दोनों प्रायोरिटी हैं। देखो इसे ऐसे समझना, रिलेशनशिप में 3 ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। पहली, एम आई मैटर टू यू, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ या रखता हूँ। दूसरी, आर यू देयर फॉर मी, जब मुझे लाइफ में कभी नीड थी या नीड है, क्या तुम मेरे साथ होंगे या क्या तुम मेरे साथ थे। तीसरी, एम आई गुड, एम आई राइट, एम आई वंडरफुल ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू यू। तीनों में से एक का भी आंसर नो आ जाए, रिलेशनशिप टूट जाती है। ये 3 चीज़ें चाहिए, तीनों का आंसर यस आना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। अब इससे चौथी नीड मुझे बताओ क्या है। कोई भी एग्जाम्पल दो जहाँ झगड़ा है, मैं आपको ये नीड निकाल के दूंगी। वाइफ कह रही है अब मुझे टाइम नहीं देते, बदल गए हो, डू आई मैटर टू यू, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। अब कितनी बार ये कंप्लेन आती है, इन लॉज के सामने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मुझे सुना दिया इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड नहीं मेरे पास आए। आर यू देयर फॉर मी, आंसर क्या आया, नो। जब जब हम बताते हैं धैर्य यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड, एम आई गुड, इस काम को ऐसे करो, एम आई राइट, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा, चेंज योर सेल्फ, एम आई वंडरफुल ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू यू, आंसर इज नो। कैसे बनेगा कनेक्शन। ये 3 चीज़ें चाहिए। अब चाहे आपका ब्रेन किसी तरीके से वर्क करता हो, फीमेल का ब्रेन किसी तरीके से वर्क करता हो, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। पर अल्टीमेटली गोल 3 ही है। वाइफ के शुरू, वैसे तो तीनों गोल तीनों को ही चाहिए, तीनों चीज़ें, बट वाइफ के स्टार्टिंग के 2 होते हैं। मैं मैटर करती हूँ नहीं हस्बैंड के लिए, वो मेरे साथ होगा नहीं होगा, और हस्बैंड कहता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ नहीं हूँ वाइफ के लिए, मुझे मानती है या नहीं मानती, मेरे रिस्पेक्ट करेगी नहीं करेगी, यहीं अटक जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कंप्लेन के पीछे क्या है। कोई एक कंप्लेन आप करो, उस कंप्लेन के पीछे एक मैसेज है, और इन तीनों में से ही एक मैसेज है। कंप्लीट करो, इसे पूरा करो, देखो कैसे नहीं आपका रिश्ता अच्छा होता। स्टेज 2 बहुत खतरनाक है। स्टेज तो बहुत खतरनाक है। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, हम शादी करते क्यों हैं। अब ये देखो, हम ह्यूमन को कनेक्शन चाहिए। बच्चा पैदा होता है, उसका कनेक्शन पेरेंट्स से होता है, मम्मा से, पापा से, या उसका कोई भी गार्जियन है, केयर टेकर है, उससे कनेक्शन होता है उसका। पर उस बच्चे को एक टाइम के बाद अलग करना पड़ता है कि बड़े हो, आपको एजुकेशन के लिए खुद से अलग किया जाता है, स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, फिर वो और बड़ा होता है तो फिर जॉब के लिए शायद वो अलग होता है। बट जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, वो सिक्योर फील करता है, बहुत सिक्योर फील करता है। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता तो है, यस आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, बट वो जो बच्चा है, क्योंकि 3-4 साल में ही टॉडलर होता है, हम उसे अलग कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं सिक्योर फील करूं रिलेशनशिप में, कोई इंसान हो जो मेरे साथ हो, कोई इंसान हो जो मेरी लाइफ को कंप्लीट करे। और ये सबकॉन्शियसली वो तब तक ढूंढता है जब तक वो पार्टनर उसे नहीं मिल जाता। और जैसे ही ये सेंस उसे आता है कि अब ये पार्टनर भी मुझसे अलग होने लगता है,
तो वो पूरा का पूरा अपना नेगेटिव जितने भी पैटर्न से सब दिखाने लगता है। अल्टीमेटली गोल क्या है? आपने एक बात बोली, सबकॉन्शियस। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, किन रीज़न की वजह से वो वहाँ पहुँच जाता है? क्या रूट कोज क्या है? क्योंकि मेंटल सपोर्ट बीवी दे सकती है, इमोशनल सपोर्ट वाइफ दे सकती है, और फिजिकल सपोर्ट भी वाइफ दे सकती है। तो ये दूसरे लोगों के पास जाते क्यों? ऐसा क्या रूट कोज है कि वो उधर की साइड चले जाते हैं? देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कभी भी एक रीज़न नहीं होता, कई रीज़न होते हैं, ठीक है। बट निकल के कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? फिर वही आपके कनेक्शन से। इफ़ ऑल द टाइम आप नैगिंग कर रहे हो, हस्बैंड को समझा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो खुश फील ही नहीं कर रहा है अपने घर में, तो ज़रूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहता है। सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन बनता है, जिसे इमोशनल इनफिडेलिटी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकल इनफिडेलिटी पे आएगा। स्टार्टिंग यहीं से होती है। लाइक आपको अपने घर में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। अब ये वाइस वर्सा भी होता है, फीमेल्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड ही हैं, दोनों की साइड से हैं। हस्बैंड के रीज़न डिफरेंट हो जाते हैं, वाइफ का रीज़न इमोशनली, दे वॉन्ट एम आई इमोशनली सिक्योर। वो जहाँ अगर ये फील करती है ना, मैं इमोशनली सिक्योर हूँ, मुझे पूछा जा रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हस्बैंड का ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड का जो रीज़न कई बार निकल के आता है, दैट इज़ एम आई नीडिड। घर में तो नीड आई नहीं मेरी। वाइफ तो हर समय यही बताती है ना, आप कितने गलत हो, कितने ख़राब हो, सही हो जाओ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट अगर एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसा वो है, तो वहाँ वो अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। और यहाँ से सिर्फ स्टार्ट होती है लाइक कॉन्वर्सेशन, बात, चैटिंग, ये स्टार्टिंग है। पर ये एंड हो जाती है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, जहाँ वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या मिसिंग है? धैर्य फिर समझो, कनेक्शन ही तो मिसिंग है। आप एक दूसरे के साथ सेफ फील नहीं कर रहे हो ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो लाइफ है एक हिरार्की पे चलती है। 5 स्टेप होते हैं इस हिरार्की के। जैसे मैस्लो वाला था। हाँ, पहला आपकी फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्स आ जाता है इसके अंदर। दूसरा आपकी सेफ्टी, हाँ, सिक्योरिटी एक तरीके से, ठीक है। कौन सी सेफ्टी? फिजिकल, आप सेफ कर ही लेते हो अपने आप को, ठीक है। आपका घर है, मकान है, कहीं ना कहीं आपकी जॉब है, आप ये सिक्योरिटी लेके चलते हो, सेफ्टी। बट व्हाट अबाउट इमोशन? फिर वही कौन सी होती है पीपल? इमोशनल, सेफ्टी, वही तीनों। उसके बाद लव, ठीक है। ये तीनों अगर यहाँ पर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, एम आई गुड, जो मैंने तीनों आपको बताई हैं, अगर आप यहाँ लैग कर रहे हो, आप यहीं फंस जाओगे। अभी आपने बोला था कि शादी वर्क क्यों नहीं करती, इसीलिए क्योंकि आपका सेकंड स्टेज तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसके बाद आता है लव, फैमिली, रिलेशनशिप। अब हम गलती क्या करते हैं शादी करते समय, एक रिश्ता करते समय बेसिक नीड सब देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद सीधा शादी कर देते हैं। बट लड़ाई कहाँ हो रही है? सेकंड स्टेप पे। इमोशनली सेफ ही फील नहीं होता आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आपका साइलेंट डिवोर्स हो, इनविजिबल डिवोर्स, साइलेंट मैरिज, या फिर आपका हो डिवोर्स हो, रीज़न एक ही निकल के आता है, दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर पार्टनर। कनेक्शन फील ही नहीं होता, सिक्योरिटी फील ही नहीं होती। हस्बैंड की नीड अलग है, उसे लगता ही नहीं मेरी वाइफ की को मेरी ज़रूरत है, उसे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। और वाइफ को ऐसा लगता है कि हस्बैंड मुझे प्रायोरिटी देते नहीं, शायद नीड ही नहीं है। दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वाई वुमेन आर सो प्रैक्टिकल अबाउट देयर पार्टनर्स, बिकॉज उनको पता है कि अगर जो बेसिक नीड है, जैसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या था मेस्लो रूल के हिसाब से? सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके बाद जॉब है, पैसा आ रहा है, तभी वो थर्ड स्टेज के बारे में सोच सकता है कि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप। यस,
और मेल के लिए होता है कि नहीं यार जैसा मैं हूँ वैसा वो कर ले, लेकिन वो रिलेशन शायद बहुत डिफिकल्टी के साथ आगे बढ़ेगा. दैट्स व्हाई वुमेन आर सो प्रैक्टिकल देखो अबाउट इट. बेसिक नीड तो पूरी होनी जरूरी है ही, आप रिलेशन बनाओ चाहे नहीं बनाओ. अगर मैरिज में नहीं भी हो तब भी ये 3 चीज़ें तो पूरी करोगे ना. रोटी कपड़ा मकान तो पूरी करना ही करना है आपको. बट अगर बेसिक नीड को देखते हुए हम एक मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को. एंड आपकी जो इमोशनल नीड है, इमोशनल सेफ्टी है, उसे फुलफिल करो, समझो अपने पार्टनर को. अब एक क्वेश्चन आता है, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं है. अरे वो आपके जैसा नहीं हो सकता. एक घर में रहते हुए भाई बहन एक जैसे नहीं होते. आप कह रहे हो मेरा पार्टनर एक जैसा नहीं है, कैसे? उसकी तो अपब्रिंगिंग अलग है, पेरेंट्स अलग हैं, एजुकेशन अलग है, उसका चाइल्डहुड अलग है, हर चीज़ अलग है. आप पे जैसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? एक घर में ही नहीं भाई बहन एक जैसे होते. तो यहाँ पे लैग क्या कर रहा है? आपको समझना होगा कि मेरा पार्टनर क्या चाहता है, आपको समझना होगा मैं क्या चाहती हूँ. तो हाउ टू कम्युनिकेट माई नीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड हिज नीड, ये बहुत बड़ा गैप है. गॉट इट. हमने 2 स्टेजेस पार कर लिए. ये स्टेज अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, पार्टनर्स की नीड समझते हैं, तो ये इजीली पार हो सकता है. बट शर्त यह है कि एक कपल की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करके अपनी एक दूसरे को नीड खुल के बताओ, ओपनली बताओ. और एक दूसरे की नीड पूरी करोगे, जिसको जो चीज़ चाहिए, तो वो स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा. इतना मेरी समझ में आ गया. इसके अलावा 3rd 4th 5th स्टेज कुछ होता है? काफ़ी है. नॉट ओनली नीड, आपको नीड समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा. आपको मेल को भी पूरी तरीके से समझना होगा. नॉट ओनली नीड, वो कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, और अपने को भी समझना होगा. हम देखा देखी सोसाइटी में बहुत चीज़ें कर रहे हैं. मुझे गोवा जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड गोवा गई है. मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड ये कर रही है. बट एक कमरे में क्या हो रहा है वो झगड़ रहे हैं, आपको नहीं पता है. तो पहले आप समझो नीड क्या है आपकी. यू वॉन्ट अ गुड टाइम विद योर पार्टनर, तो शायद आप वो एक बगीचे में भी बिता सकते हो अपने घर के. ठीक है, बेडरूम में भी बिता सकते हो. बट आपको जाना ही है, आपको घूमना ही है, भले ही उसके लिए हस्बैंड को कितना ही सफ़र करना पड़ जाए. डू यू थिंक हस्बैंड इंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्या मिसिंग है? आप समझ ही नहीं रहे हो. आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हस्बैंड खुल के नहीं आते. एक मेल खुल के नहीं आता वाइफ के सामने. वाइफ क्या भी सही से खुल के नहीं आती क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करती है, जो मैंने देखा है मूवीज़ में. आप सबसे बड़ा कचरा मूवी नहीं किया. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, शादी नहीं हुई है. हाँ. सो आयुष्मान खुराना की मूवी थी. एक कपल ट्राई कर रहा है 2-3 साल से बच्चा करने के लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं कि बच्चा होता कैसे, वो गलत जगह इजैकुलेशन करता एक मूवी है. तो उसको पता ही नहीं है. और इवन अगर ये फीमेल को उसको पता थी ये बात, लेकिन वो बताती नहीं है उसको कि इनको पता ही नहीं है कि कैसे होता है, वो लेटर में लिखती है. तो जब फीमेल ही एक्सप्रेस नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा? हाँ, तो वो अगर एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे भी रीज़न है. कम्युनिकेशन उसका नहीं खुला हुआ है, उसके पीछे रीज़न है. क्या पता उसके परिवार में कभी उसे बोलने ही ना दिया गया हो. क्या पता जब वो ये बात बोलने जा रही हो उसके कुछ फियर हो, कुछ डर हो. क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं ना, जज करने के लिए पूरी दुनिया है. जजमेंटल होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अफ्रेड. यस. तो मेरा हस्बैंड जज करेगा शायद. देखो मैंने मूवी नहीं देखी, हाँ सुनी है, बट हो सकता है उसके माइंड में हो अगर मैं ये बात बोलूँगी, हस्बैंड कहेगा तुझे इतनी नॉलेज कैसे, इतनी खबर तुझे कैसे जब मुझे नहीं पता है, तो तुम कैसे जानती हो इतना. डर, फियर. तो क्या गैप है? कनेक्ट किया जाता पास्ट उनका. हाँ, तो वो पास अब वो सही है या नहीं है, हो सकता है उसने भी कहीं देखा हो, फ्रेंड ने बताया हो. बट अब क्या आ गया, उस लड़के की एजुकेशन, उसकी सोच. आप समझ रहे हो क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. और इस लड़की का फियर क्योंकि इसका एक्सपीरियंस, मे बी इसने पास में कभी खुल के बोला, इसे चुप करा दिया गया. तो अब ज़रूरी नहीं है वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहती. अगर आप फीमेल की बात करो, उनसे अच्छा तो कम्युनिकेटर ही नहीं होता कोई. आप देखो, आप अगर कहीं जाते हो या फिर आपको खबर मिलती है आपके फ्रेंड के
घर पे बेटा हो गया है, आप क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, बेटा हुआ है, भाई सही है, पापा बन गया है, मिठाई कब दे रहा है? फीमेल्स, बेटा हो गया, कब हुआ, कौन से हॉस्पिटल में, कहाँ, गोरा है काला है, अरे वेट कितना है, मम्मी आई थी, पापा आए थे, इन लॉज आए थे, क्या लेके आए, कितना लेके आए? समझ रहे हो? कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में तो फीमेल से आगे है ही नहीं कोई, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है, पर अगर वो नहीं कर रही हैं तो कुछ तो रोक रहा है उन्हें। तो अब मैंने आपको बताया था मैं वर्क कराती हूँ माइंडसेट पे, तो जब मैं माइंडसेट पे वर्क कराती हूँ अपने कोर्स में अपनी क्वींस को, तो ये सब चीज़ें मैं निकलवाती हूँ उनकी कि भैया जो तुम ये कहानियाँ बना रहे हो या जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो मैरिज पे, ये सही है या कहीं पास से आ गई हैं तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू चेंज इट। विपुल, एक मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है अभी कि आपने बोला कि जज करता है, मेल जज करता है, और ये मेल में होती है कि उसे अपनी वाइफ का पास्ट नहीं पता होना चाहिए, इवन मुझे लगता है बताना भी नहीं चाहिए, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना हॉन्ट करती हैं। अगर हॉन्ट करेंगी तो शायद वो रिलेशन सही से चल नहीं पाएगा, वो उसको कुछ बोल सकता है उस चीज़ के बारे में, तो इसलिए कभी पास्ट की बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। एज अ मेल ये मेरे अंदर भी होगा, अगर मेरे पार्टनर का पास्ट मुझे पता लगेगा, इट इज़ अ स्टूपिडिटी, बट वो मुझे हॉन्ट करेगा, मेरे ख्यालों में आएगा, दिमाग खराब होगा उस चीज़ की वजह से। एक रीसेंट मैं आपको चीज़ बताता हूँ, फीमेल इसलिए नहीं खुल पाती क्योंकि उनको वो जज करते हैं, फियर होता है, कुछ भी फियर हो सकता है, फियर होता है। अब हम सोसाइटी में घूम रहे थे, हमारा एक दोस्त है स्कूल का, अब फिजिकल नीड सबकी होती है, एक मेल को पता है कि मेल फिनिश होता है, मेल को एक्चुअली में ये नहीं पता होता कि फीमेल भी फिनिश होती है, उनकी भी नीड होती है, उसको नहीं पता था। 2-3 साल हो गए उसकी शादी को। हाँ, और ये जो ब्रोज होता है ना, ये बात कोई खुल के नहीं करता है। अब जैसे मेरा दोस्त है बचपन का, मैं उसको खुल के बात करता हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, क्या नीड होती है, किस तरीके से, तो लोग ना इस बारे में ना बहुत टाइट बाउंडेड रहते हैं, लोग खुल के बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए पता ही नहीं चल पाता, वो रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं पाता। फीमेल को डर रहता है ये मुझे जज करेगा, और मेल को लगता है कि अगर ये मेरे से बात करेगी तो पास्ट वो हॉन्ट करेगा। ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, मतलब ये तो नेवर एंडिंग लूप हो गया एक तरीके से देखा जाए। ब्रेक करना होता है। देखो ब्रेक कब कर पाओगे? ट्रस्ट। अब जो हम 2 वीक काम करते हैं पास पे, ठीक है, अब आपकी जो स्टोरी क्रिएट हो गई है वो ट्रू नहीं है, वो हो चुका है। अब उस कहानी को कितना जीना है, चेंज तो करना होगा ना, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर माइंड कि अगर मैं ये नहीं करूँगी, चाहे XYZ कोई भी सिनेरियो है, मैं स्टेप नहीं उठाऊंगी तो उसका नुकसान कितना है धैर्य, ठीक है। और अभी ज़रूरी तो नहीं है आपके हस्बैंड का माइंडसेट वही होगा, तो व्हाट इज़ मिसिंग? कम्युनिकेशन। अब हम ये नहीं कह रहे कि अपना पास, दैट इज़ नॉट गुड कि आप अपना पास बताओ, फिर भी मैंने देखा है फीमेल्स बताती हैं। मैंने इसलिए बताया कि लॉयल होना चाहिए। बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? अभी आपको नहीं पता आपका पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा, आप अभी जानते ही नहीं हो अपने पार्टनर को। भाई अगर आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा है जो वुंडेड है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं होगा, उसके अलग एक्सपीरियंस होंगे, उसके अलग दोस्त होंगे। मेल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं फीमेल से। वही धैर्य घूम फिर के आ जाते हैं। एजुकेशन इज़ मिसिंग। बताया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता कि आप शादी में जा रहे हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपने ये चीज़ बोली है कि जज करेगा, कई बार वो जज नहीं करते, वाइफ जज करने वाली होती है, क्योंकि उनके मल्टीपल अफेयर रहे होते हैं और उन्हें ब्रेकअप झेलना पड़ा होता है पास में। तो अब उन्हें लगता है कि यस मेरे बॉयफ्रेंड का भी मोबाइल बिजी रहता था, मेरे हस्बैंड का मोबाइल भी बिजी है, तो विपुल मुझे पता है अफेयर है। और इवन वहाँ अफेयर नहीं है, मे बी वो काम से बात कर रहा हो। आप समझो, पिछला जो कड़वा एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा लाइफ को अफेक्ट करता है आपकी फ्यूचर की। तो इसलिए आपको जो कहानी हो गई उसे छोड़ के बाहर आना होगा और एक नई स्टोरी लिखनी होगी। समझना होगा कि सामने वाला या सामने का जो एक सिनेरियो है या जो भी आप चीज़ें जी रहे हो वो एक्चुअल वो नहीं है जिस तरीके से आप देख रहे हो। इट इज़ लाइक स्काई इज़ ब्लू। मैंने पीला चश्मा लगाया है, मैं पीला देख रही हूँ, आपने लाल लगाया है, लाल देख रहे हैं। उतारो,
कुछ नहीं है, स्काई का एक ही कलर है। चेंज करो इसको, चेंज करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता बट नामुमकिन भी नहीं होता। अब मेरे को कई बार धैर्य बोलती हैं क्वींस हमारी कम्युनिटी में, विपुल मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल नहीं किया, वो मुझे प्यार नहीं करते। ओके, उसने बोला मैं प्यार नहीं करता? नहीं। उसने ऐसा लिखा? नहीं। आके बिहेव किया? नहीं। तो हाउ कैन यू से? हाउ कैन यू से? क्योंकि उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। हाँ, तो बिजी हो सकते हैं। आपने उनसे एक बार भी पूछा आने के बाद, आपने मेरा कॉल नहीं उठाया था, क्या रीज़न हो गया था? हाँ, मैंने पूछा मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? कम्युनिकेशन टोन, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, आपने किया नहीं, सब ठीक था, जवाब देगा। तो चेंज योर स्टोरी। जरूरी नहीं वो लड़की से ही बात कर रहा और ऑल द टाइम आपको कौन लड़की थी, कौन लड़की थी, कौन लड़की थी, तो यहाँ आप खुद ही रजिस्टर कर रहे हो। दैट इज ओके, आप करो बात, आप ऐसे हो। तो ये दोनों के साथ है। पर मैं बात आज फीमेल्स की करूँगी क्योंकि मैं कोच ही उन्हें करती हूँ, ताकि उन्हें क्लैरिटी आए अगर वो देख रही हैं कि किस तरीके से मैरिज को सही किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है। मुझे जो चीज़ समझ में आती है कि जो तुम्हारी चीज़ें चल रही है, करंट चल रही है, तुम्हें कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा चीज़ों को लेके, और गलती से भी अपने पास्ट वास्ट की चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है। यस। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टेज ये वाला क्रॉस हो गया, मतलब स्टेज 2 क्रॉस हो गया, जो 3 आता है वो ब्लिस, कुछ बोलते हैं कि ब्लिस, मैच्योर लव, बेस्ट फ्रेंड स्टेज। कितने लोग पहुंचते हैं? बहुत कम, 10 में से 3 जो एजुकेट करते हैं, शर्त है। हाँ। जो सीखते हैं इन चीज़ों को। अब इसे भी समझो क्या है, ये भी है लव स्टेज ही, पर ये वो नहीं है फॉल इन लव जो स्टार्टिंग में था। ये कौन सा है? यहाँ मुझे पता है मेरे हस्बैंड में 100 कमी है, पर स्टिल आई लव हिम। जहाँ उन्हें पता है विपुल में 100 कमी है, स्टिल ही लव्स मी। जहाँ हमारे गोल एक ना भी हो बट हम सपोर्ट करते हैं, जहाँ टीम बिल्डिंग होती है, जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ रिस्पेक्ट होता है। एक मेरा सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट। एज अ मेल आई जस्ट वांटेड टू नो कि एक्चुअली में प्यार कुछ होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नीड? प्यार क्या होता है? लव इज अ डिसीजन। लोग कहते हैं लव इज अ इमोशन, लव इज अ डिसीजन। इट्स माई चॉइस टू लव यू नॉट। देखो, आपने कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन फिर से? एक्चुअली प्यार होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नीड्स, कि अगर मेरी ये नीड पूरी हो रही है और सामने वाले की नीड पूरी हो रही है तो वो रिलेशन में, अगर ये नीड पूरी नहीं हो रही है तो वो रिलेशन में नहीं है। तो प्यार को बॉलीवुड में इस तरीके से दिखाया गया है नहीं, या भगवान से कनेक्ट करके इस तरीके से? समझो, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और जो टीवी में दिखाते हैं तो आधे से ज़्यादा जो रिलेशनशिप का सत्यानाश कर रखा है वो मूवीज़ ने कर रखा है। ऐसा नहीं होता जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू लव समवन, पहली बात तो लव कोई इमोशन नहीं है, लव इज़ अ चॉइस, ठीक है। और फिर वही है लव, तीसरे स्टेज में आता है, इफ़ आई एम फीलिंग सिक्योर विद यू इमोशनली एंड फिजिकली, तभी मैं आपको लव दे पाऊंगी और आप मुझे लव दे पाओगे। तो अगर हम कहें कि इसमें हम नीड देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, तो अगर आप लव में नहीं भी हो तब भी तो आप अपनी नीड को पूरा कर रहे हो। नीड किसको नहीं है? बट बजाय इसके कि मेरी नीड पूरी हो, हम अगर सामने वाले की नीड पूरी करें और वो मेरी नीड अपनी चॉइस से पूरी करे, बन गया रिलेशन। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड जानते हैं मुझे क्या चाहिए, एंड वी आर गिविंग एंड रिसीविंग ऑटोमेटिकली। तो यहाँ आपको सेल्फिशनेस दिखी? बट अब मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तब भी आप मुझे प्यार करते हो, दिस इज सेल्फिशनेस। उनकी चॉइस है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके लिए करना मेरी चॉइस है। बट हाँ, मेरी नीड भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है फुलफिल होना, कंप्लीट होना। तो अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, पहली बात तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो फायर होते हैं, हमें समझ आता है, हम रिलेट कर पाते हैं। बट नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें बताओ, क्योंकि मेल
नहीं जानते एक्चुअली, मेल नहीं समझते, वो अपने आप से नहीं जान पाते। आप रो रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, आप क्लियर कम्युनिकेट कर दो ना। नहीं विपुल, वो लव नहीं है, हु इज सफरिंग। और कैसा होता है लव? एक इंसान, अब हम कहते हैं कि विपुल, मुझसे कई बार कहते हैं लोग, विपुल मेरे हस्बैंड चेंज होंगे क्या, मेरे हस्बैंड चेंज होंगे क्या? मेरा एक ही आंसर होता है, वी नेवर एवर चेंज द अदर पर्सन, बट वी कैन डू समथिंग कि सामने वाला खुद से चेंज हो। अब उसके लिए आपको अपने पे वर्क करना होगा, आपको समझना होगा मैरिज की नीड को। जब मैरिज बिगड़ती है हम 2 ऑपोजिट टीम में आ जाते हैं, बट आप भूल जाते हो मैरिज खुद एक टीम है, आप उसका पार्ट हो। अगर आप हारोगे आपके हस्बैंड हारेंगे, आप जीतोगे आपके हस्बैंड जीतेंगे, वो जीतेंगे तो आप जीतोगे। वेयर इज टीम बिल्डिंग? आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहा है, ओपन रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। इवन डेटा के अनुसार देखा गया है कि फीमेल को पता है उसके पार्टनर का अफेयर है और मेल को भी पता है उसका अफेयर है, लेकिन वो एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं है। तो ये तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। कैसे रहे ये लोग? आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रहना बहुत टफ है। तो अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे देखूंगी साइलेंट मैरिज की तरह, कि आप दोनों डिवोर्सी ही हो, आप दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। आपकी एक लाइफ अलग चल रही है, उसकी एक लाइफ अलग चल रही है, और दुनिया में आप दिखा रहे हो वी आर अ कपल। गॉट इट। एक वो चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल है और दोनों वर्किंग हैं, और डेटा के अनुसार ये देखा गया है, मैं और जय देख रहे थे बैंगलोर में, मोस्टली जो ये आईटी सिटी है, इसमें 90-80% कुछ ऐसा डेटा दिखा रहा था कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते ही हैं। अब क्या, जब एक ऐसा तो है नहीं ये बात छुपी रहेगी, हमेशा छुपी रह जाएगी, कभी ना कभी कैसे ना कैसे कभी कुछ भी हिंट पड़ सकता है, रिलेशन इफेक्ट होगा। उस सिचुएशन में चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसा लगता है ज़मीन खिसक गई, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, और जबकि वो एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तब ये चीज़ होती है उस सिचुएशन में करना क्या है, छोड़ देना, डाइवोर्स दे देना, या क्या करना क्या है? डिपेंड। कई बार ऐसा होता है धैर्य कि अफेयर चल रहा है, ज़रूरी नहीं है दोनों का चल रहा है, एक का चल रहा है, ठीक है। लाइक हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारी क्वींस हैं जिनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट इस कंडीशन में हम उन्हें एडवाइस नहीं दे सकते क्या करना है, उनकी चॉइस है। लाइक वो अगर मेरे पास भी आते हैं, मैं कभी नहीं बोलती कि छोड़ दो या वर्क करो, व्हाट डू यू वांट। तो अगर है कि विपुल आई वांट कि मेरी मैरिज अच्छी हो जाए, क्योंकि एक टाइम था जब बहुत अच्छा था, कुछ टाइम के बाद चीज़ें ख़राब हुई जो सॉर्ट आउट नहीं हुई, जिस वजह से ये हुआ है, और मेरे हस्बैंड को भी रिग्रेट है, तो कैन वी वर्क? यस यू कैन वर्क। पर वो जो चीज़ें हॉन्ट करेंगे फिर बाद में जाके, हीलिंग, फॉरगिवनेस, मैंने बोला ना पूरा रोड मैप है, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, आपको उस पेन से बाहर आना होता है। सबसे पहले डिसाइड व्हाट डू यू वांट। इफ़ यू वांट टू वर्क, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट, अब आपको अगर माइंडसेट है कि यस करना है, यू कैन, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके हस्बैंड खुद अफेयर छोड़ के वापस आए हैं, ठीक है। तो पहला माइंडसेट। दूसरा, इवेलुएट करो अपनी मैरिज को, ऐसा हुआ क्यों। थर्ड, जानो एक हस्बैंड की नीड क्या है और आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, दैट इज़ वेरी पावरफुल। कई क्वींस को यहीं से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्शन प्लान देते हैं, समझ आ गया, हाँ नो, टेक एक्शन। अब इसके बाद फॉरगिव, क्योंकि अगर कांटा चुभा है देखो और बार बार वहाँ हाथ जाएगा, ठीक है, तो दर्द होगा, तो पहले वो निकालना बहुत ज़रूरी है, उसे हील करना ज़रूरी है। नाउ फॉरगिव उस इंसिडेंट्स को, अपने हस्बैंड को। फॉरगिव भी लोग कहते हैं फॉरगिव का मतलब है ठीक है माफ़ करो भूल जाओ, हम नहीं भूल सकते। अब मैं आपको बोलूँ आप भूल जाओ, पेड़ नाम की कोई चीज़ होती है, आप भूलोगे? कोई बोलेगा पेड़, तो आपके सामने पेड़ की ही इमेज आएगी। तो जो एक चीज़ यहाँ पर फिक्स हो गई हमारे, हम भूल नहीं सकते। तो अगर कोई इंसिडेंस हो गया है, हम नहीं भूल सकते उसको, पर
उसको सही तरीके से फॉरगिव कर सकते हैं। ठीक है, पेनफुल कोई भी इंसिडेंस है उसे फॉरगिव कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है, तरीका होता है। उसके बाद जब तक वो 10/10 नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, आफ्टर दैट अब आप अपने पे वर्क करोगे, आपके पैटर्न पे, आपके बिहेवियर पे, आपके नीड पे, एवरीथिंग, आपकी एनर्जी पे, वो फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, वुंडेड है, इन सब पे वर्क होगा। उसके बाद कहीं कनेक्शन बिल्डिंग होगी। और ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि आपसे ही सब जुड़े हुए हैं। आप ट्रांसफॉर्म, हस्बैंड अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। किसी चीज़ों की वजह से तो ऐसा बिहेवियर हो रहा है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल है, इतना सा ही रोल है, पर इतने एक्शन का भी तो इतना रिएक्शन हो सकता है ना। न्यूटन ने बोला है ना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मैरिज की 3rd लॉ मानी जाती है। तो आप वो एक्शन फाइंड आउट करो। क्योंकि जो फादर ऑफ मैरिज हैं गॉटमैन, उनका भी यही कहना है कि किसी भी इंसिडेंट्स में, मैरिज में, अगर आप कहते हो ना कि मैं बिल्कुल कसूरवार हुई नहीं 1% भी, तब भी आपका 20% वहाँ पर एनरोलमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। 20 सही करो, 80 सही हो जाएगा। तो यू कैन डू दिस। गॉट इट। एक सवाल है, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर होगा या इसका आंसर है भी। एक हाउ टू फाइंड अ राइट पार्टनर, इसका कोई जवाब है? हाँ, इसका जवाब है, सबसे पहले अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, मैरिज कर रहे हो, आप ये देखो एम आई रेडी फॉर इट। अगर आपके पेरेंट्स, सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है और आप शादी कर रहे हो, ये सबसे गलत कर रहे हो। जब आपको लगे कि यस दिस इज़ द टाइम, कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया ना, नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई सक्सेस, आई वॉन्ट टू इन्जॉय, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद समवन जो मेरा पार्टनर हो, तो दिस इज़ द टाइम टू गेट इन रिलेशनशिप। मैं ये भी नहीं कहूँगी सीधी शादी कर लो। देखो भाई, एक इंसान के साथ आपको लाइफ टाइम बिताना है, तो कुछ टाइम उसके साथ रहो, उसे समझो। नाउ जब आप रिलेशनशिप में हो तो अब आप डेट करो, अब आप एक दूसरे को समझो। ठीक है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा आप एक दूसरे के सामने एक्चुअल सेल्फ में आओगे, फेक सेल्फ में नहीं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड से निकाल देना है आपके कि ओ माय गॉड ये पार्टनर चला गया तो क्या। नहीं, कॉन्शियस रहो यहाँ से। क्यों कर रहा हूँ मैं शादी, नीड क्या है मेरी शादी की, मैं अपने पार्टनर में चाहता क्या हूँ, कैसी वाइफ चाहता हूँ। ठीक है, मैरिज के बाद मैं कैसा देख रहा हूँ खुद को, उस घर को। ठीक है, क्या हमारे गोल होने वाले हैं, मुझे अपनी वाइफ से क्या सपोर्ट चाहिए, मैं अपनी वाइफ को क्या सपोर्ट दे सकता हूँ। एक मैरिज को लेके मेरी थिंकिंग क्या है, क्या वो थिंकिंग सही है, नहीं है, किस तरीके की वाइफ चाहिए, हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिए फिर बोलूँगी, बिफोर स्टार्टिंग एजुकेट करो अपने को, एजुकेट। ये मिसिंग है एजुकेशन। स्किल चाहिए आपको, टूल्स चाहिए, टेक्निक चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आप पहले सीखो इन चीज़ों को, तब रिलेशनशिप में जाओ। गॉट इट। 3 तरह की मैरिजेस होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और एक होती है जो फैमिली की मर्जी से भी होती है, और लव कम अरेंज बोल सकते लव कम अरेंज, या फिर आप कह लो फैमिली में हो गई। हाँ, फैमिली में हो गई। इन तीनों में से बेस्ट कौन सी रहती है? सब शादी में आप देखोगे चैलेंज है, धैर्य। बेस्ट शादी कोई नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना करना है, हर शादी में चैलेंज है। आप अरेंज मैरिज वाले को देखोगे वो कहेगा लव मैरिज अच्छी है, लव वालों को देखोगे कहेंगे अरेंज ही अच्छी है, कम से कम मैं पेरेंट्स को बता तो पाती ना कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। और लव कम अरेंज वाले वो भी कहीं ना कहीं लव मैरिज ही है, भले वो अरेंज हो गई और रिलेशन में हो जाती है तब भी। एक्चुअली धैर्य वहीं आ जाते हैं, व्हाट इज़ द गोल, शादी कर क्यों रहे हो, तो वो गोल कंप्लीट है, दैट मीन्स क्लियर है आपको वो गोल। मेरा गोल क्या है, मुझे चाहिए क्या एक पार्टनर में, एम आई रेडी। आप रेडी नहीं हो, आपका ध्यान पूरा आपकी कोचिंग की तरफ है,
और आप शादी कर लेते हो, आपको लगता है आप उसे टाइम दे पाओगे? फिर नहीं दे पाऊंगा। आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो अपने ऑफिस में, बट एक गर्ल से, एक वाइफ से कैसे कम्युनिकेट करना है, एक उसकी नीड क्या होती है एक वाइफ की, क्या आप जानते हो? अगर एक इंसान भी अच्छे तरीके से एजुकेट होना, वो दूसरे को सिखा देता है। पूछो कैसे? क्योंकि मैरिज इज़ लाइक एन एरोप्लेन जहाँ 2 पायलट होते हैं, तो एक पायलट को पायलट को सिखा सकता है, आप सिखा सकते हो, पर दोनों ही बिना लाइसेंस के एंटर हो जाते हैं, बिना स्किल सेट के एंटर हो जाते हैं। मेरा भी पता है, ये मानना है कि जैसे मेरा माइंडसेट हमेशा ग्रो करने वाला है कि बिजनेस बढ़ाना है, सारी चीज़ें करनी है। जो मैं देखता हूँ अपने पार्टनर में कि वो मेरे फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, या मेरी तरह माइंडसेट, जैसे मेरा माइंडसेट है कि सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, काम करना है, मैं चाहता हूँ मेरा पार्टनर भी वैसे ही हो। और मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो ना, तो आपको अपने पार्टनर को भी साथ ग्रो करना चाहिए। जैसे सपोज इवेंट है कोई, और मैं अपने लिए इवेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं उसको भी एंगेज करूँगा उस चीज़ के अंदर, चल इवेंट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। तो ये जब ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत पावरफुल होती है कि कन्वर्सेशन, तो एक पार्टनर तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है और वो सजेशन भी ठीक दे सकता है तुम्हें कि ये करना है कि नहीं करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अपने पार्टनर को साथ ग्रो करना चाहिए, चाहे आप वर्कआउट पे जा रहे हो, सुबह जिम जा रहे हो, चाहे उसके बाद आप बिजनेस कर रहे हो तो इन्वॉल्व करो, बताओ मेरे साथ ये चीज़ें चल रही हैं, या इवेंट में जा रहे हो कहीं तो ये बताओ कि यार मेरे दिमाग में ये चीज़ है, बताओ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये एक मेल के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। यार आज मैं बहुत थका हुआ, आई नीड अ हग, मुझे चाय का कप चाहिए, बैठ के बात करते हैं यार, थोड़ा सा समझ ये करते हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वैसे जो मैं तो धैर्य ये किस में आ गया? नीड में आ गया ना आपकी। क्लैरिटी है ना नीड को लेके, लोगों को तो क्लैरिटी नहीं होती। आपको क्लैरिटी है, आप उसके हिसाब से ही पार्टनर देखोगे, ठीक है? बट जरूरी नहीं है ये सारी क्वालिटी आपके पार्टनर में हो। इनकेस नहीं भी है तो 3 इक्के बताती हूँ रिलेशनशिप के। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। आपका पार्टनर जैसा है ना उसे वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? सेकंड, अप्रिसिएशन, एवरीबडी वांट, कोई भी मेल है या फीमेल है। तीसरा, अटेंशन। ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका पार्टनर आपके जैसा नहीं भी है, फर्स्ट फाइंड आउट उसे क्या चाहिए, फुलफिल, एंड देन कम्युनिकेट व्हाट इज़ योर नीड एंड शी विल गिव यू। बिल्कुल ऐसा पार्टनर ज़रूरी नहीं आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। बट आप ये समझो, अगर कुछ ना कुछ कमी आपके लिए रह गई तो उसके लिए भी तो रह गई होगी, उसने भी तो कुछ और सोचा होगा। वो भी कहेगा रोबोट मिल गया है ना, समझ रहे हो? तो एक टाइम आपको ऐसा निकालना होगा जहाँ आप अपनी वाइफ को खुश रख सको, उसकी नीड पूरी कर सको, और एक टाइम वाइफ को भी ऐसा निकालना होगा कि हस्बैंड मुझसे ये चाहता है। और ये कब होगा? व्हेन यू आर द बेस्ट कपल। और किस तरीके से होंगे? जब आप मैच्योर लव तक जाओगे। कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बट अगर आपको पता है धैर्य, आज आपने इतनी बातें सीखी और आपको पता है कि अरे अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इन सेकेंड स्टेज। और आप अलर्ट हो, यस ये होना है और मुझे ये करना है, और ये क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे काम को ही दे रहा हूँ और मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ काम जरूरी है। क्योंकि अगर लव नहीं है ना तो हमें क्रेविंग होती है लव की। दैट मीन्स योर वाइफ नीड टाइम, तो आप टाइम निकाल के दो उसे। तो दिस इज़ नॉट अबाउट माई नीड, दिस इज़ अबाउट आवर नीड। अगेन रिपीटिंग, अपनी नीड को पूरी करने के बजाय एक दूसरे की नीड को पूरी करो, आपकी तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई ना। आप मुझे समझ रहे हो, मैं आपको समझ रही हूँ, तो यही तो चाहिए था। छीना झपटी के बजाय देना सीखो, एंड व्हेन यू गिव यू रिसीव। हमारे इंडिया में तो वैसे भी किसी को कुछ दो वो अपने पास रखता ही नहीं है, वो लौटाता ही है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस समझने की ज़रूरत है बैठ के शांति से। बहुत सिंपल हैं, पर ये दिमाग है ना, ये नहीं समझने देता। आपको सबसे पहले इस पे वर्क करना होता है। मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी थी रिसर्च करने से पहले। मैं आपसे 5 पॉइंट पूछने वाला हूँ। ऐसे क्या 5 साइन हैं जिससे पता लगे कि हमारा डाइवोर्स हो सकता है?
आपका कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, दूसरे को टाइम ना देना, एक दूसरे से चीज़ें छुपाना, डेली आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ना, और एक दूसरे से रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होना। ये चीज़ें आप देखोगे, अगर दिख रहा है समझो साइन है। 5 ऐसी प्रॉब्लम जिससे पता लगे कि अब हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। ये साइन ही प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप एक दूसरे के साथ अच्छा फील नहीं करोगे, कटे कटे रहोगे, फ़ोन पे टाइम नहीं दोगे, डिस्कनेक्ट होगे, आपको एक दूसरे की बातें चुभने लगेंगी। सेम ही है, साइन ही प्रॉब्लम है। यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और यही चीज़ें होंगी वहाँ पर। कुछ लोग प्रिटेंड भी करते हैं कि वो आपको प्यार कर रहे हैं लेकिन नहीं करते हैं, वो कैसे पता चलेगा? देखो, एक प्यार में ना एक फील आ जाता है। कोई प्रिटेंड करेगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहली बात तो वो प्रिटेंड करेगा क्यों? दैट मीन्स वो आपसे डरा हुआ है कि अगर मैं इससे प्यार नहीं करूँगा तो पता नहीं ये कौन सा रूप दिखा देगी मुझे। तो प्रिटेंड उसे करना क्यों है? वो क्यों आपसे प्यार नहीं कर रहा है? आप समझो ना, प्रिटेंड हम कब करते हैं? डर के। तो कुछ तो उसको डर है या वो कुछ चीज़ छुपा रहा है। अदरवाइज अगर वो प्यार करता है तो खुल के दिखाएगा। और एक चीज़ और समझो, यहाँ पे प्यार का मतलब ना बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप कडल कर रहे हो, और मतलब प्यार को ना अलग ही तरीके से लेते हैं लोग कि भाई टाइम स्पेंड होगा, हम कडल करेंगे, हम हाथ में हाथ डाल के घूमे फिरेंगे। सबकी लव लैंग्वेज सेम नहीं होती है। तो बुक है लव लैंग्वेज, उसे पढ़ो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है देन यू कैन रीड दिस बुक, बट अगर अच्छा नहीं है तो पहले उसे अच्छा बनाओ देन रीड दिस बुक। सबकी लव लैंग्वेज अलग है, ठीक है, 5 होती हैं, सबकी डिफरेंट है। आपकी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं चाहती हूँ फिजिकल टच, दैट मीन्स मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ें, सड़क पे चलते चलते हाथ पकड़ें, बालों में हाथ डाल देना, कंधे पे सिर रखना है, फिजिकल टच में आता है। हो सकता है उनकी लव लैंग्वेज ही नहीं है, उन्हें इरिटेशन होती है उससे। उनकी लव लैंग्वेज वर्ड ऑफ अफर्मेशन हो, मेरी वाइफ मेरी तारीफ़ करे कि क्या हस्बैंड हो, मैं तो लकी हूँ आप लाइफ में आए, आप चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज करते हो, ओ माय गॉड इतने अच्छे से आपने आज तक पेरेंट्स को देखा है, आप बच्चों को इतने अच्छे से देखते हो, वर्ड ऑफ अफर्मेशन। बट आपको ये समझना होगा किसे किस तरीके से प्यार चाहिए। कई आप देखोगे लोग जिन्हें ये कुछ भी नहीं चाहिए, उनका तीसरा होता है, अरे भैया हमारा काम करा दो, किचन में काम करा दो, बहुत है, हमें ना तुम्हारे साथ घूमना है, ना फिरना है, कुछ नहीं करना है, हेल्प करा दो, एक्ट ऑफ सर्विस। तो सबकी अलग अलग होती हैं। आपको बुक में 5 लव लैंग्वेज मिल जाएंगी, आप ये फाइंड आउट करो, उसमें आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, बट ये तब जब आपका एक रिलेशन अच्छे से बिल्ड है हस्बैंड के साथ। ओके, ये चीज़ मुझे अभी पता लगी कि मतलब हर किसी की नीड अलग अलग होती है। जैसे एक फिजिकल टच हो गया, अपने पार्टनर के सिर पे कंधा रखना हो गया, वर्ड ऑफ अफर्मेशन, एक्ट ऑफ सर्विस, राइट। किसी को इससे बहुत चिढ़ होती है, यार मत करो ऐसे, इरिटेट कर रहे हो, है ना। मैं एक चीज़ जान लेता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे फिजिकल टच वाला इंसान हूँ, हाथ पकड़ना है, गाल खींच देना है, XYZ। मैं थोड़ा सा जिसको बोलते हैं चेप आदमी, मैं चेप आदमी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इन दोनों से, तुम्हें कैसा रिलेशन पसंद है? अखड़ू टाइप के हो तुम, थोड़े टच वाला तुम्हें? तो मतलब हाँ, तो फिर नहीं है वो, पब्लिक कली भी करेंगे। देखो समझो, अभी आपने एक बता दिया फिजिकल टच, पर खाली ये नहीं है ना, सिर्फ ये नहीं है, क्वालिटी टाइम भी है, वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, ठीक है, एक्ट ऑफ सर्विस, अलग अलग है ना। तो आपको जानना होगा। देखो एक इन्होंने एक सर्वे भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी एक लिंक दिया हुआ है जहाँ आप जाके जान सकते हो आपकी लव लैंग्वेज। वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, आपको पता लग जाएगी। आप वहाँ जाके देखो आपका कौन सा परसेंटेज सामने आ रहा है। ठीक है, ये कोई वेबसाइट है? ये lovelanguage.com करके आएगा, नहीं तो आप डालोगे ना कि हाउ टू नो लव लैंग्वेज, तो ये ऊपर ही आ जाएगा। गैरी चैपमैन है, वो ऑथर है इस बुक के, तो उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ आप जान सकते हो जाके। गॉट इट। एक और चीज़ है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, मतलब जिनसे मुझे तकलीफ़ है, शायद दुनिया के हर लड़के को तकलीफ़ होगी, जिनका बेस्ट फ्रेंड होता है। अब बेस्ट फ्रेंड नाम की बीमारी ना है, बहुत बुरी लगती है। अब या तो हम नैरो माइंडेड है या तो फिर वो है कुछ ना कुछ। अब होता क्या है कि जैसे कोई फीमेल है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो मेल है,
तो सबसे ज़्यादा चिढ़ तो उस मेल से बनती है, बार बार उसको कॉल लगाना, बात करना, उस तरीके से बात करना जिस तरीके से बॉयफ्रेंड से बात करते हैं या XYZ। क्या इस पे कुछ कहना है आपका, टेक अवे कुछ आप कहना चाहते हो? मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। कोई लड़की है, सपोज कीजिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या मेरी बीवी है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो थर्ड पर्सन हो गया रिलेशनशिप में। वो जा रही है, ठीक है, मैं उसको बुला लेती हूँ, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, या हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो वो उसको बता रही है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उसके साथ शेयर करे थर्ड पर्सन के साथ। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या इंसान ही नैरो माइंडेड है? फिर बात नैरो माइंडेड की नहीं है। अगर देखो समझो, अगर वो कह रही है बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्यों जा रही है बेस्ट फ्रेंड के पास? आप उसके बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो? तो कहीं ना कहीं देखो, जब तक हम रिलेशनशिप में नहीं होते, ठीक है, एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते, एज अ फ्रेंड होते हैं, तो आप उनकी बात को जज नहीं करते, ठीक है, नॉर्मली लोगे हो गया, वो लड़का अच्छा लग रहा है, हाँ यार अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट है, हाँ स्मार्ट है। अब आप बॉयफ्रेंड, वो लड़का अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉड मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? आ गया पॉजिटिवनेस। तो ये फर्क होता है, ये इनसिक्योरिटी आती है, पर ये कब आती है? जब आपके साथ वो इंसान पूरी तरीके से खुल के नहीं है। दैट मीन्स वो पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो पूरी तरीके से आपको नहीं खुल के बता पा रही है चीज़ें। क्यों? अब वही बात हो जाएगी, उसे बताती है मुझे नहीं, बट क्यों? अब वो अगर इस क्यों का आंसर भी देगी ना, तो आप इस क्यों के आंसर में भी धैर्य पता क्या करने वाले हो? डिफेंस। समझने की बजाय नहीं समझोगे, क्योंकि समझने के लिए फिर वही बात है, आपको स्किल चाहिए। आप क्या ले लोगे? पर्सनली मैंने ऐसा क्या नहीं किया, कहाँ कमी रह गई, मैंने ये भी किया, मैंने घुमाया फिराया, रिचार्ज भी कराया फिर भी तो उससे फोन करती है, हाँ यार मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, बट मेरे साथ क्यों नहीं? समझो, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ कंफर्टेबल होगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कई बार फीमेल्स की मैस्कुलाइन एनर्जी जब हाई हो जाती है ना, तो उनके मेल फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका रिलेशनशिप सफ़र करता है, क्योंकि आपको वो लड़की अच्छी तो लगेगी, पर आप उस लड़की के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसा लगेगा जैसे ये दोस्त हैं दो, वो भी ऐसी दोस्त है। तो आपको ना अपनी एनर्जी पे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है, बैलेंस करना है। फीमेल्स में जो मेन कोर होता है फेमिनाइन एनर्जी का होता है, जबकि दोनों में दोनों एनर्जी होती है, एंड मेल में मस्कुलाइन होता है मेन। तो आपको ये देखना है कि जब आप एक दूसरे के साथ हो, आप में एनर्जी कौन सी ऊपर है, किससे ऑपरेट कर रहे हो, मस्कुलाइन से फेमिनाइन से? और फेमिनाइन के ट्रेट्स अलग होते हैं, मैस्कुलाइन के अलग होते हैं, ये सब चीज़ें फिर वही एजुकेशन समझना होता है। हम 1-2 घंटे में डिटेल में इस बारे में बात नहीं कर सकते, बट हाँ हर चीज़ का अपना एक रोल है। जिनकी फीमेल्स की मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और वो इसे बैलेंस नहीं कर पाती, रिलेशनशिप में सफ़र करती ही करती हैं, रिपेल करती है ना, बैलेंस नहीं बना। एक मूवी है प्यार का पंचनामा, उसके 1-2-3 पार्ट आ चुके हैं शायद, और वो फेमस भी इसलिए हुई थी क्योंकि एक मेल है, उसका पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो थर्ड पर्सन है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो ट्रायंगल चलता रहता है। तो वो समझाती रहती है कि आपने देखी प्यार का पंचनामा? सुना है? नहीं सुना है। हाँ। तो उसमें लड़कियों को बहुत ड्रैग किया गया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन निकल के आता। अगर मैं भी सोचता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेरी फीमेल पार्टनर है तो उसका दोस्त भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, फिर उसके लिए अगर वो तीसरा बंदा कोई गुस्सा हुआ दिखाई देगा तो मुझे होता है अंदर से कि बेटा दूर रहे, बीवी है मेरी या गर्लफ्रेंड है मेरी, तो वो होता है मेरे अंदर। ये मोस्टली सारे लड़कों के अंदर तो होता है। मैंने आपको बताया था ना, वो तीसरी चीज आ जाती है ना, एम आई गुड, दैट मीन्स आई एम नॉट गुड, तभी आप उन पे जा रही हो। वो तीनों चीजों से ऊपर कुछ है ही नहीं। अगेन रिपीटिंग, एम आई मैटर टू यू, आर यू देयर फॉर मी, am I good, am I right, am I wonderful human being? That means I am not a good boyfriend, I'm not a good husband. That is the result you are going there. Insecurity. आंसर नो आना ही नहीं चाहिए। तो प्रायोरिटी पे बेस्ट फ्रेंड है या आपके हस्बैंड है, पहले चूज करो।
मैं कहती हूँ कोई भी रिलेशन है आपका, कितना ही पेरेंट्स हैं, आपका भाई है, बहन है, बच्चे हैं, एक हस्बैंड चाहता है सबसे ऊपर मैं ही रहूँ, लाइक एक वाइफ चाहती है, तो क्या आप एक दूसरे को ये एश्योरेंस दे रहे हो कि यस यू आर द दैट पर्सन जिसके बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ। अब यहाँ मैं नीडीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक सिक्योर बॉन्ड होता है। यस, जो हम रिश्ता चाहते हैं ना, मैंने कुछ नहीं बोला मेरे हस्बैंड को समझ आ जाए, तो यहाँ पे आता है समझ। तो यहाँ तक पहुँचने में वर्क करना पड़ता है। और जब मुझे मेरे हस्बैंड में ही बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है तो मुझे नीड नहीं है किसी बेस्ट फ्रेंड की। और अगर बेस्ट फ्रेंड की नीड पड़ रही है दैट मीन्स ये रिलेशनशिप वो फैशन वाला है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, जो आजकल फैशन में चल रहा है ना। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया, अब दूसरा बॉयफ्रेंड है। मैरिज ऐसा नहीं होता। अब लोग मैरिज को भी ऐसे ले रहे हैं, छोड़ो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरी शादी हो जाएगी। समझना होगा, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो अगर बना रहे हो तो इसी माइंडसेट से बनाओ कि मुझे निभाना है, क्योंकि बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चे को मम्मा पापा दोनों चाहिए। मैं कितना ही कोशिश करूं, मैं एक बेस्ट मम्मी बन जाऊंगी, पापा नहीं बन पाऊंगी। मेक सेंस। कि मम्मा हील करती है चोट लगने पे, पापा क्या बोलेंगे, इतनी सी चोट, चल छत से कूदेंगे, क्या बैठ गया। तो बच्चा मिस करता है और फिर उसकी मैरिज सफ़र करती है, क्योंकि यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, उसकी नीड फुलफिल नहीं हुई। अब वो ये नीड किस में देखेगा, मेरा पार्टनर पूरी करे। अब वो ये नहीं समझेगा वो पार्टनर है, पेरेंट नहीं भैया। आप समझ रहे हो, एक चेन है। तो जो हमारी पीढ़ी है ना, इसके पास एक मौका है कि ये जो चेन बनी आ रही है ना, उसे वो ब्रेक कर सकती है। तो ब्रेक कर दो इसको, सो दैट आपके पास जब एक प्यार होगा ना, और आप एक कंप्लीट, जो कहते हैं आई एमनेस, यस वुंडेड नहीं हूँ, प्यार करती हूँ खुद से, तो तभी आप लव दे पाओगे सही। नहीं तो नीडीनेस रह जाएगी वो। आपका कितना ही अच्छा बचपन गया हो, कहीं ना कहीं तो वुंडेड होते हैं हम। तो वर्क ऑन दैट, योर चाइल्डहुड। गॉट इट। तो ये वहीं से आता है जहाँ हम जज करते हैं, जहाँ हमें इनसिक्योरिटी हो रही है। क्यों हो रही है इनसिक्योरिटी, कहाँ से आई है दिमाग में कि अगर वो बॉयफ्रेंड से बात करेगी तो वो गलत होगा। आपकी सोच है या किसी ने दी है? नाउ क्वेश्चन, कहाँ देखा है? मूवीज़ में? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो प्रायोरिटी पे है तुम्हारे से ज़्यादा? नहीं ना। नाउ चेंज योर स्टोरी, देखो आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा। गॉट इट। तो बजाय इसकी कि आप जो सोचते आ रहे हो उसे लागू करने के, ये देखो इसके पीछे क्या है, मैसेज क्या है इसके पीछे। बिल्कुल अलग ही चीज़ निकल के आएगी धैर्य। जो दिख रहा है कई बार वो नहीं होता। तो समझो रिश्तों को कैसे निभाना है। बनाना बहुत आसान है, बना लो किसी से भी। निभाने के टाइम इंसान फेल हो जाता है, और वो फेल हो रहा है। ठीक, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं एक शो के बारे में। मुझे रिसेंटली एक व्लॉगर के बारे में पता लगा। एक शो आता है बिग बॉस, शायद दुनिया का सबसे घटिया शो है, सबसे घटिया। और जो वेले लोग हैं वो शायद उनके लिए है। अगर मेरे पास कभी ऑफर आया, मैं कभी नहीं जाने वाला बिग बॉस पे। एक चीज़, वहाँ पे एक ब्लॉगर आया, ब्लॉगर बोल लो या जो भी बोल लो उसको, उसकी 2 बीवी हैं। कमाल की बात है। पायल और कृतिका। पायल फर्स्ट बीवी थी और कृतिका सेकंड थी। अब इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। एक बंदा था, अरमान मलिक नाम था उसका। उसने एक लड़की से शादी करी, उनको प्यार हुआ, 7 दिन के अंदर भाग के उसने शादी कर ली उस लड़के से। 7 दिन के अंदर लड़के से। अच्छा, जो वो स्टोरी बताते हैं। हाँ। उसके बाद उसकी सेकंड वाइफ जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी लड़की की। तो उसने कहा कि भाई कुछ फोटोज है अपने जीजू से ले ले, वो व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी XYZ चीज़ थी। तो उसने दिया, उसे 2 दिन में प्यार हो गया और उन्होंने फिर शादी कर ली भाग के। देख रहे हो कितनी लफड़े वाली चीज़ है ये। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है,
तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। दोनों साथ रह रही है, दोनों खुश रह रही है, और पता नहीं कितने 10-12 बच्चे हैं उनके, कितने 3 नहीं है यार, मैंने तो फोटोज में बहुत सारे देखे थे, उन्होंने कवर पेज पे लगाया हुआ है। चलो 3-4 बच्चे जितने भी हैं उनके, अब इतनी बड़ी फैमिली चला रहा है। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात है कि उसकी पहली वाली वाइफ खुश नहीं थी और दूसरी वाली आ गई। लड़ाई तो इनमें हुई है, बताते हैं लड़ाई हुई है, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। ऐसा हो सकता है एक्चुअली में कि खुश हैं एक दूसरे से? पहली बात तो जो ऐसे रिलेशन होते हैं ना, आई डोंट नो ये रिलेशन होते हैं या नहीं। डू यू थिंक ये मैरिज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं लगता खेल होना रखा है? बिल्कुल। तो अगर ये मैरिज ही नहीं है, ये रिश्ता ही नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, देखो कितना टिकेगा। क्या गारंटी है कोई तीसरी नहीं आएगी? ये भी बात है। क्या गारंटी है कोई चौथी नहीं आएगी? तो ऐसे लोगों की कोई गारंटी नहीं होती। अब मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट क्या गारंटी है कि वो इसके साथ लॉयल रहेगा? तो जब आप पार्टनर चूज कर रहे हो तो थोड़ा समझदार बनो, मजाक नहीं है, लाइफ टाइम है। अगर वो मॉमडन है, मॉमडन नहीं है, सबसे कमाल की बात यही है, तब भी वो 2 मैरिज में संदीप नाम था उसका, है। और पता नहीं ये हमारे लॉ भी अलाउड नहीं करता 2 बीवी रखने के लिए। हाँ, पता नहीं उसने वो कन्वर्ट करा होगा ये अपने आप को। देखना होगा वाइफ है या लिव इन में है। लिव इन अलाउड है, अच्छा। वाइफ बोल रहा है लिव इन तो अलाउड है ना। नहीं, शादी कर ली है दोनों से शादी कर ली, एक ही घर में रह रहे हैं और बच्चे भी सारे एक ही घर ऑब्जेक्शन में। तो वाइफ ही उठाएगी ना। जब वाइफ ही ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही तो कौन उठाएगा ऑब्जेक्शन? केस कौन करेगा उसके ऊपर? जब फर्स्ट वाइफ को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अब केस तो वाइफ ही करेगी ना। बुरा किसके साथ हुआ? वाइफ के साथ। जब वो कुछ नहीं कह रही है, दैट मीन्स उन्हें तो टिकट मिल गया। तो ये तो स्टुपिडिटी है। और Stupidity सबसे है। बड़ी चीज, ये कंटेंट दिखाते हैं सोशल मीडिया से, जिससे और लोग इन्फ्लुएंस देखो, होंगे, उन्हें यही चाहिए करेंगे। टीआरपी, और जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो हैं गधे, बेवकूफ। वो तो खेल ही रहा है 10 की लाइफ से। पर सबसे पहले अब ये देखो, वो अपनी भी लाइफ से खेल ही रहा है। अब 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राखी सावंत, उसे पड़ी है किसी की टीआरपी के अलावा? नहीं। उसे अपनी इज्जत की नहीं पड़ी। तो आपको लगता है जिस इंसान ने ये किया है उसे अपनी इज्जत की पड़ी है? पर अगर लोग इसे देख के फॉलो कर रहे हैं तो फिर बोलूंगी वो है गधे। या आप तो कम से कम एक सही परिवार से हो, आपकी तो कोई इज्जत होगी, आपके तो कोई सपने होंगे, गोल होंगे। और अगर आप भी इनकी तरह हो वेले, तो डू इट। किसने रोका है? 2 गधे और सही। और अभी वो बिग बॉस में गई थी रिसेंटली, ये सब बिग बॉस में गए थे। हाँ, बिग बॉस में देखो, अभी एक वायरल भी हुई है ना खली की रील, स्क्रिप्टेड होता है। तो इसलिए इससे बुरा तो शो है ही नहीं कोई। एक और चीज़ है, ये सब फैमिली गए थे, मतलब जो इसकी दोनों वाइफ है उनके साथ गया था। तो एक ने बाहर जाके डिसाइड किया कि मैं इससे डाइवोर्स लूँगी अब। शायद वो टीआरपी के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद अभी ये डाइवोर्स नहीं ले रही है उससे। और अब जो दूसरी की मम्मी थी, वाइफ की मम्मी थी, उसने आगे समझाया नहीं बेटा तुम्हें साथ रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, तुम साथ मिलके रहोगे। ये बहुत स्टुपिडिटी है। मतलब बड़े लोग जो समझदार है वो भी कह रहे हैं तुम। मैं क्या कह रही हूँ, मे बी, मुझे नहीं पता, और ये स्क्रिप्टेड है। हर चीज़ का पैसा मिलता है, मे बी पैसा दिया गया हो, और पैसे के लिए ही आते हैं लोग। और आपको भी पता है पैसे के लिए क्या क्या हो रहा है आजकल। तो ये स्क्रिप्टेड तो है, कई लोगों ने बोल दिया है, हमें नहीं पता। बट चीज़ें जो अंदर हो रही हैं फिर वो बाहर क्यों नहीं होती आके? क्यों शो के बाद चीज़ें बंद हो जाती हैं? बट अगर इन्हें देख के लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं ना, तो क्या बोलो इसके, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। भी समझदार बनो। पहली बात तो ऐसे शो होने ही नहीं चाहिए। सारा माइंडसेट, एनवायरनमेंट सब खराब कर देते हैं, घर खराब कर देते हैं, इंसान ही खराब कर देते हैं। और उसके बाद भी अगर आप ये देख रहे हो तो आप ना एक चीज़ नोटिस करना, इंसान कितना बोर हो चुका है अपनी लाइफ से कि वो एंटरटेनमेंट के लिए इन चीज़ों के अंदर भी जा रहा है देखने के लिए। इवन उन्हें पता है कि हम कितना बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट उन्हें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। क्या चाहिए? डोपामिन। रील स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, डोपामिन। लाइफ में पर्पस खत्म होते जा रहे हैं। धैर्य, यूथ कहाँ जा रहा है?
उनके पास कोई गोल ही नहीं है। कितने % लोग हैं जिनके पास गोल है लाइफ में ये करना है? आप ये देखो कितने % लोग हैं जो ऑल द टाइम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। कहाँ दे रहे हैं यूथ अपना टाइम? कहाँ दे रहा है आप सोचो, और कहाँ देना चाहिए? तो हर कोई पैसे बना रहा है, बिग बॉस पैसे बना रहा है, और अगर कोई इंसान फॉलो कर रहा है तो उन्हें समझदारी होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता ऐसे समझदारी होगी, क्योंकि अगर ये समझदारी होती तो सोशल मीडिया पे आज हम कंज्यूमर नहीं होते, एज अ कंटेंट क्रिएटर होते। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि जैसे हमने इस कंटेंट के बारे में बात करी, लोग पोक हो जाता है, फिर वो हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं। अभी आएंगे, हाँ, बहुत कमेंट आएंगे मेरे पास आते हैं। मेरी एक रील थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर कंप्लेन है तो उसके पीछे का मैसेज क्या है समझो, तो मेरे पास कमेंट आए, आई थिंक यू आर अनमैरिड, फर्स्ट मैरिज करो उसके बाद ज्ञान पेलना। आते हैं, हेट भी आते हैं। अब ये सिखाएंगी, अब ये भी नया मार्केट में एक नया काम आ गया, ये भी नया काम धंधा हो गया, अब लोग ये भी करने लगे। तो आते हैं, हर तरीके के लोग हैं जो खुद परेशान हैं, वो ट्रिगर होते हैं और वो हेट देने आते हैं, और वो आएंगे। इस पॉडकास्ट में भी आप पढ़ना कमेंट आएंगे, दैट इज कॉमन। बट सबसे कमाल की बात बताता हूँ, वो जो अरमान मलिक है बहुत रिच बंदा है, पता नहीं 7-8 फ्लैट कितने उसके पास है, बता रहा था, एक क्लिप में आया था, इतना बिजनेस कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोग ही बहुत ज़्यादा वेले हैं कि उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंटेंट चल रहा है उसकी वाइफ की वजह से। मसाला, हाँ, मसाला चाहिए लोगों को, एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो ये अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसको देख के वो भी वही हरकत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो है हिंदू, बीवी का नाम पायल, कृतिका, और ये अरमान, संदीप नाम था इसका, और इसने अपना नाम चेंज करा के जो भी XYZ करा होगा। तो ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे होना नहीं चाहिए, और ये चीज़ गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए कि भाई क्या जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, बिल्कुल, और ये कंट्री सबसे आगे जाने वाली है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग, तो कुछ पॉलिसीज़ भी डेफिनेटली बननी चाहिए जिसकी वजह से अच्छा कंटेंट जाए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, धैर्य ध्यान से समझना। एक, हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, बट सेकंड, परिवार को भी ये करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से हमारे बच्चों को पता है व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, हर परिवार के पेरेंट्स ये सिखा दें, कौन कंज्यूम करेगा? मोबाइल का यूज़ सिखाते हैं हम, फिर वही आ जाता है पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि आपकी मैरिज अच्छी नहीं है, आप अच्छे कपल नहीं हो, घूम फिर के वहीं आ जाती हैं बातें। तो एज अ पेरेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड एंड बैड सिखाना, कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ टाइम नहीं लगाना है, और अगर लगाना है तो कितना लगाना है, किन चीज़ों पे लगाना है। अब ये यही हो गई कि सरकार कूड़ा साफ नहीं करती। मैं कह रही हूँ कोई इंसान सड़क पे कूड़ा डालो ही मत। तो अगर घर से ही एजुकेशन मिले, पेरेंट्स ही ये चीज़ें ना देखें, इन चीज़ों को रोक दें। लाइक मेरे घर में अगर क्राइम पेट्रोल चलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो स्टार्टिंग घर से करो, ये अलाउड है, ये नहीं है, और ये कंट्रोल करके नहीं करो, आप उसके फ़ायदे उसके नुकसान बच्चों के साथ डिस्कस करो, उन्हें समझाओ नहीं। हम जब जब कुछ बताते हैं बच्चे नहीं सुनते, पर जब जब आप उनको मतलब कहते हैं ना, एक अथॉरिटी देते हो कि बेटा चलो आज एक डिस्कशन करते हैं, आप हमें बताओ, अच्छा आपको क्या बनना है लाइफ में? बच्चा बताएगा ये बनना है, ओके, तो बेटा आपने कभी रिसर्च किया कि अगर मुझे ये बनना है तो कितना टाइम चाहिए होगा मुझे स्टडी में? नहीं मम्मा ये तो नहीं किया, ओके जस्ट डू इट। हाँ, बच्चा रिसर्च करेगा, लग गया अलग काम में, रिसर्च किया, हाँ कितने घंटे चाहिए होंगे? मम्मा 8 से 10 घंटे तो चाहिए होंगे। ओके, तो आप कितना टाइम दे रहे हो? मम्मा मैं तो 3 ही घंटे दे रहा हूँ। तो फिर आप कैसे बनोगे डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी बनना है? क्वेश्चन सोचने दो उसे, भाई भागना बंद करो बच्चों के पीछे, उनको डिसीजन लेने दो। अब बच्चे से ही पूछो क्या किया जा सकता है अगर आपको डॉक्टर बनना है, ड्रीम है। अब बच्चा खुद डिसाइड करेगा क्या किया जा सकता है। कहाँ वेस्ट होता है बेटा आपका टाइम? मामा मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, दैट मीन्स पढ़ाई इज़ बोरिंग, वे चेंज करो पढ़ाने का। उसका डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा, उसको अच्छा लग ही नहीं रहा है, वे चेंज करो उसका पढ़ाने का। ठीक है, अब इसके बाद
उसी बच्चे को डिसाइड करने दो कितना टाइम कंट्रोल कर सकता है। मामा मुझे देखना है, ठीक है अब बताओ, अच्छा ठीक है तुम्हारे 8 घंटे निकले, कितना टाइम चलाना है, कितने कितने इंटरवल से चलाना है। उसे रिवॉर्ड करो इन चीज़ों के लिए। अप्रिसिएशन बताया ना, सबको चाहिए अटेंशन, एक्सेप्टेंस, तो उसे दो अप्रिसिएशन, क्रेडिट दो। तो ये शुरुआत हम घर से क्यों नहीं करते? सरकार क्या करेगी जब कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। लाइक आपने अभी देखा वैम्पायर डायरी का इंडियन वर्जन बना था, चला पिट गया, लोगों ने कंज्यूम ही नहीं किया। तो कंज्यूमर ही नहीं रहेंगे तो कंज्यूम होगा क्या? इसमें लोगों को भी मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कंटेंट ही ना देखें। यस तो हम कहें बच्चे ना देखें, सबसे पहले पेरेंट देखें क्या वो भी कुछ गलती कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स ही बिग बॉस लगा के बैठे हुए हैं तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है कि ये बंदा एक और चीज़ बोलता है जो बहुत रील सामने आते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ रह रही है दोनों, क्या अगर आपकी बीवी शादी करके आएगी तो आप रह लोगे? वो मना करता है, खुद करके आ गया, लेकिन अगर उसकी वाइफ करेगी तो नहीं करेगा। क्या छोड़ो, ये सारा वेस्ट टॉपिक है। दूसरा एक हार्दिक पांड्या है, अभी शादी हुई थी 3 साल पहले इंडियन क्रिकेट टीम में। उसने 3 बार शादी करी और 3 बार शादी करने के बाद उसकी शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। इस पर बच्चों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पूरा अभी मैंने बताया ना 3 स्टेज, और आपको मैंने डिवोर्स का भी पूरा बताया। पहली शादी के चांस, दूसरी के, तीसरी के, चौथी करेगा तो भी डिवोर्स ही होने वाला है। समझो, अंटिल ये एजुकेट नहीं करेगा अपने आप को। बच्चों पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? बच्चे को मम्मा पापा दोनों चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है, उसे पीयर प्रेशर होता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला अगर हमारा सपोर्ट है, हमें सिक्योरिटी देने वाले हैं, वो पेरेंट्स हैं। बच्चा जब बड़ा होता है वो किसे देखता है? मम्मा को। ठीक है, आप नोटिस करना, और ये हमारे इंडिया में तो नहीं पर फॉरेन में एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों को लेके कि क्या वो पैटर्न दिखाते हैं और ये पैटर्न उनके आगे तक चलते हैं। ठीक है, तो आप एक नोटिस करना, एक 6 महीने 8 महीने या 10 महीने का बच्चा खेल रहा है, उसकी मम्मा सामने कुक कर रही है और वो अच्छे टॉयज़ हैं, महंगे टॉयज़ हैं, वो खेल रहा है। सडनली वो देखता है मुड़ के उसकी मम्मा नहीं है, इवन टॉयज़ बहुत महंगे हैं, वो छोड़ देगा, वो ये देखेगा वेयर इज़ माई मम्मा। क्यों? सिक्योर फील नहीं करा। तो ये जो सिक्योर फीलिंग होती है मम्मा की तरफ से भी पापा की तरफ से भी, ये रह गई बच्चे की। जो चीज़ें आपको बच्चे को सिखानी थी वो तो आप सिखा ही नहीं पाए, आप खुद ही लड़ाई झगड़ों में रह गए। तो उसने क्या देखा? या तो मम्मी को देखेगा वो बहुत बहुत सफ़र करते हुए, तो एक माइंडसेट बन गया पापा को लेके, एक माइंडसेट बन गया मम्मी को लेके। अब वो शायद हो सकता है कई जगह हमने देखा है ये मम्मी उनके लिए भगवान बन जाती है। मेरी मम्मी ने इतना सफ़र किया है, तो जब अपनी उनकी मैरिज होती है तो वो कहीं ना कहीं चाहता है मेरी वाइफ भी ऐसे ही करे, और वो नहीं हो पाता, अब उनकी मैरिज सफ़र करती है। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। और अगर आप एक गुड पेरेंट नहीं हो, गुड कपल नहीं हो, तो आप गुड पेरेंट बन ही नहीं सकते। मम्मी पापा अलग अलग बन जाओगे, पर पेरेंटिंग दोनों को मिला के होती है। तो बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे का ये समझ लो पूरी लाइफ सफ़र करती है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा में जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, मतलब बहुत पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको लग भी रहा है ना कि हमारी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, तो यहाँ एक बेवकूफ़ी करते हैं लोग, बच्चा कर लो सब सही हो जाएगा, एक बेबी प्लान कर लो, आपके बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, आपके बीच में एक कनेक्शन आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? फर्स्ट वर्क ऑन योर मैरिज, देन प्लान फॉर बेबी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखो जितने भी बच्चे हैं सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आप एक बार उठा के देखना उनकी पेरेंटिंग हिस्ट्री। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है। क्योंकि जो सिंगल पेरेंट वाले होते हैं ना, वो अपना एक्चुअली में तकलीफ़ बताता है। जिन एंटरप्रेन्योर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो भी सिंगल मदर वाले थे या फादर वाले थे, वो बताते हैं उनकी लाइफ में कितना पेन था, वो क्या चीज़ें थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, जिनकी वजह से वो आज तक ट्रॉमा में है, और वो अपनी स्टोरी में वो चीज़ ज़रूर हाईलाइट करते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है ना, आप ये दिखाते हो धैर्य मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा और ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट वो नहीं होता, वो वीक पॉइंट ही है, वो हील ही नहीं हुआ।
जब भी आपको बार शायद बता कुछ रहे हो। और बनना था और आप दुनिया को प्रूव करने के लिए कुछ और बन गए। एक मुखौटा है आपके चेहरे पे, आई एम दिस, बट इस मुखौटे के पीछे कुछ और है जो इंसान हील ही नहीं हुआ आज तक। तो फर्स्ट तो एक्सेप्ट करो, यस ये मेरा लाइफ का पार्ट था पेन वाला पार्ट था, इसे नहीं भुलाया जा सकता, इसे भागो नहीं, इसे एक्सेप्ट करो। नाउ हील इट। हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं चाइल्डहुड हीलिंग के, आप चाइल्डहुड हीलिंग करो और जब आप वो करते हो ना लिटरली आप रोते हो, वो पेन निकल के आता है। और जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो ना उसमें, उसके बाद एक नया धैर्य आता है निकल के। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने एक अचीवमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, बट अगर उसे हील नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे, आगे भी सफ़र करोगे। आपके एक रूल बन जाएंगे, लाइफ ऐसी होती है, लाइफ ऐसी कटनी चाहिए, मैंने ये झेला है, अब आप ये झेलोगे, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। ठीक है, दैट इज़ ओके, वो हो गया, बट इट डजंट मीन कि आगे भी चीज़ें वही होने वाली हैं। मेक सेंस। विपुल, मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड मुझे बहुत मज़ा आया। इट्स लाइक कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, इट्स लाइक कि बस बातें कर रहे हैं और जनरल चीज़ें चल रही है। मुझे पॉडकास्ट ऐसे ही करने में मज़ा आता है क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख के नहीं बैठता हूँ, नहीं बैठते हैं, यस, एक फ्लो में जाता है तो नेचुरल चीज़ें निकल के आती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आखिरी आपको ऑडियंस को बोलनी हो अपनी मैरिज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, आखिरी नोट आप कुछ देना चाहती है? हाँ, मैं एक नोट देना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, धैर्य, मैं क्यों अपनी शादी पे वर्क करूँ, हस्बैंड भी तो, या हस्बैंड के भी आता होगा, वाइफ भी तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, मैरिज इज़ अबाउट 100%, 50 मेरा 50 आपका, नहीं, मैरिज इज़ अबाउट 200%, 100 मेरा 100 आपका, एंड दिस इज़ द टाइम टू गिव योर 100%। जब आप वो 100 देते हो तो उधर से भी 100 आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप 100 क्यों दे पाते हो, आपको उम्मीद नहीं है ना 50 आने की, छोड़ दो, आपने अपना 100 दिया तो आप अपना 100 दो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दो, चीज़ों को समझ के करो ऐसा क्यों हो रहा है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर आओ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ये हो गया, वो हो गया, ओके दैट इज़ ओवर, नाउ व्हाट, आपने इतने साल बिता दिए ना, नाउ लिव इन अ क्वीन माइंडसेट, दैट इज़ आई डिज़र्व अ गुड मैरिज, ब्लिसफुल मैरिज एंड आई कैन क्रिएट इट। अब इसके लिए जो बन पड़े ना वो आप करो, अब खुद से नहीं, खुद से आप मैरिज किलर मेथड ही करोगे, एजुकेट करो, सीखो इन चीज़ों को। आपके बच्चों की लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पेरेंट्स की भी लाइफ। पेरेंट्स हम खुश रहें इसलिए शादी करते हैं हमारी, हम सफ़र करें इसलिए नहीं। तो एक मिसाल बनो कि क्या थी मेरी मैरिज और कहाँ पहुँच गई, सो दैट आपके बच्चों की भी मैरिज में अगर दिक्कत आती है तो आप सही गाइड कर पाओ, ना कि कुछ भी। तो वर्क ऑन योर मैरिज, फॉर योर फैमिली, फॉर यू एंड फॉर योर किड्स, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विपुल, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड लिटरली दिल से थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। वेलकम। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट करके बताना आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस पॉडकास्ट से। एंड जो साइड में आपको ये 2 वीडियो दिखाई दे रही है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी जाओ इन वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन दीज 2 वीडियोज़।